हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, वीडियो क्लियर है? वीडियो क्लियर है, बताएंगे एक बार। ठीक है। तो मेरा नाम निलेश है। मैं बीआईटी मिश्रा से ग्रेजुएट किया हूँ। गेट और जीपैट के एग्जाम क्वालिफाई किए। तो आप लोगों को आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाऊंगा। ये क्लास एक्चुअली कल भी हुई थी, और कल कुछ डिवाइस के इश्यूज के कारण हम लोग ये क्लास को रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। तो आज से सेम क्लास जो कल हुई थी वही क्लास आज रिपीट होगी, अभी रिपीट होगी। तो जो लोग कल अटेंड नहीं कर पाए थे उन लोगों के लिए है, और ये क्लास आज रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है। तो हम लोग अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो जैसा आप लोगों का सिलेबस है उसमें जेई लेवल, जेई के लिए जो भी कंटेंट है जेई लेवल से आपको देखना होगा। तो आप हम लोग उसी लेवल से पढ़ाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है। सबको को ऑडियो और वीडियो क्लियर है ना? एक बार कंफर्म कर देंगे। 8 लोग हैं यहाँ पे। ठीक है। किसी को आवाज और वीडियो में कोई दिक्कत है तो एक बार आप बता देंगे चैट बॉक्स में। ठीक है। आवाज ठीक से आ रही है? वीडियो ठीक है? ठीक है। कल 50 लोग क्लास किए थे, आज 9 लोग हैं यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं है, रिपीटेड क्लास है। ठीक है। तो ठीक है, चलो। तो जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो केमिस्ट्री का सबसे स्टार्टिंग में देखो, जो भी चीज अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो पहले ही मतलब जो ऋषि मुनि या फिर ये लोग थे, ऑल मॉन्क, ये लोग जो लोग थे, वो लोग क्या किए थे ना, सब कुछ ये सब डिस्कवर करके रख चुके थे। पदार्थ के बारे में, अणु के बारे में, ये सब ये लोग पहले बता दिए थे। तो साइंस में जो भी चीज हम लोग पढ़ते हैं वो बेसिकली क्या होता है, डिस्कवरी होता है या रिसर्च होता है। तो हम लोग डिस्कवरी बोल रहे हैं। डिस्कवरी मतलब क्या होता है? डिस्कवरी मतलब जो जिस चीज से कवर हटा रहे हैं उसको डिस्कवर कर दो, मतलब उसका खोज करो। मतलब वो पहले से है। जैसे जोसेफ प्रिस्टली ने ऑक्सीजन का खोज किया था, तो ऐसा नहीं था कि उससे पहले कोई सांस नहीं लेता था, उससे पहले सब ऑक्सीजन जानता नहीं था, बट वो बता दिए कि इस चीज को हम ऑक्सीजन बोलते हैं। ठीक है। तो केमिस्ट्री में ज्यादा रिसर्च और अपना डिस्कवरी होता है। ठीक है। तो उससे पहले से सब कुछ पता था। तो देखो, एक टर्म है मैटर, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग पदार्थ बोलते हैं। ठीक है। पदार्थ बोलते हैं। तो मैटर, मैटर का डेफिनेशन क्या होता है? मैटर का डेफिनेशन होता है एनीथिंग, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, एंड हैव मास। ठीक है। तो हम इसको मैटर बोल देते हैं। बट मैटर है क्या? मैटर कोई भी ऐसा चीज जिसके पास स्पेस हो, मतलब जो थोड़ा स्पेस को कवर करे और उसके पास कुछ मास हो। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मास वर्ड है। तो मास वर्ड ना, मास और वेट वर्ड में सब कंफ्यूज करते हैं कि वेट हम किसको बोल रहे हैं और मास किसको बोल रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस, डिफरेंस क्या है? मास और वेट में डिफरेंस क्या है? तो ठीक है, मास किसको बोलते हैं? अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट। ठीक है। अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन एनी बॉडी, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन एनी बॉडी। ठीक है। किसी भी बॉडी में कितना मैटर है उसको हम उसका मास बोल देंगे। लेकिन वेट क्या है? कि द फोर्स बाय विच एनी प्लैनेट, या फिर यहाँ पे अर्थ लिख देते हैं। ठीक है। अर्थ या फिर कोई भी प्लैनेट या सैटेलाइट, ठीक है, प्लैनेट अट्रैक्ट द बॉडी, ठीक है, या मास, या फिर मास को या फिर किसी बॉडी को जिस फोर्स से उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ना, उसको हम बोल देते हैं उसका वेट, या वेट बोलते हैं, मास बोलते हैं। जैसे बोलने का बात है कि मान लो कोई बुक है, एक बुक में 100 पेज है। ठीक है। 100 पेज है, तो इस बुक को यदि हम चांद में ले जाएं या फिर किसी दूसरे भी प्लेनेट में ले जाए ना, तो इसमें 100 पेज ही रहेगा, इसका पेज कभी कम नहीं होगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि इसका मास कभी कम नहीं होगा, इसका कंटेंट कभी कम नहीं होगा। मतलब यदि मेरा अर्थ में भी मास 10 केजी है, तो वहां पे भी 10 केजी मास होगा, लेकिन वेट मेरा कम हो जाएगा। ठीक है। वेट मेरा कम हो जाएगा। वेट क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे दूसरे प्लेनेट में जाएंगे, जैसे मून में, मून में ग्रेविटी हमको G/6 लगता है,
और अर्थ में ग्रेविटी जी लगता है, ठीक है, जी का वैल्यू 10 मान लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लेते हैं। तो यदि मेरा 1 केजी मास है तो 1 इंटू 10 हो जाता है। तो यहाँ पे 10 मतलब वेट मेरा 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मेरा मास 1 केजी है, मून पे भी 1 केजी रहेगा, सैटेलाइट पे भी 1 केजी रहेगा। बात समझ में आ रही है कि मास कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन वेट मेरा चेंज होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? हेलो, बात नो समझ में आ सर, रही है? क्लियर है। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक। आप लोग रिप्लाई देंगे ताकि थोड़ा समझ में आए कि क्या चल रहा है, ठीक है। इसके बाद ना हम लोग मैटर को आगे क्लासिफाई करते हैं कि मैटर को कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, तो उसको देखेंगे। तो जब मैटर को क्लासिफाई करते हैं तो दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला फिजिकल होता है, ठीक है, पहला फिजिकल, और दूसरा होता है केमिकल वे में। केमिकली कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं मैटर को, ठीक है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो इसमें क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकता है, ठीक है। दो और है, क्या क्या है, बोस आइंस्टाइन बोल सकते हैं, बोस आइंस्टाइन, और प्लाज्मा बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली हम लोग इस लेवल पे प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन के बारे में नहीं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि बोस आइंस्टाइन और प्लाज्मा जो है, इसको अचीव करने में क्या होता है, इसको अचीव करने में ना हमको स्पेशल टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन करना होगा, स्पेशल टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन करना होगा। इसलिए हम लोग इसके बारे में उतना नहीं पढ़ते, बस जान लेना है कि बोस आइंस्टाइन प्लाज्मा भी फिजिकली स्टेट में होता है, लेकिन इसके लिए स्पेशल टेम्परेचर और प्रेशर हम लोग मेंटेन करेंगे तब ये स्टेट अचीव होगा। लेकिन सॉलिड, लिक्विड, गैस हम लोग देखते आ रहे हैं बचपन से, ठीक है। तो सॉलिड क्या है, सॉलिड का एग्जांपल जैसे आप आइस बोल दो, बर्फ हो गया, ठीक है। लिक्विड में क्या बोल सकते हैं, वाटर बोल सकते हैं। और गैस में क्या बोल सकते हैं, वेपर बोल दिए, ठीक है। और भी एग्जांपल है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, ये सब गैस है। वाट लिक्विड, लिक्विड का एग्जांपल क्या हो गया, कोई जूस बोल दो, ठीक है, कोई जूस हो गया या ऑयल हो गया, ये सब किसका एग्जांपल, लिक्विड का। सॉलिड का एग्जांपल में आप क्या ले सकते हो, बुक ले सकते हो, या कोई भी चीज जैसे सैंड हो गया, ये भी सॉलिड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब सॉलिड है। अब क्या होता है कि हम लोग ये सब चीज पहले भी पढ़े हैं, देखो ये सब क्लासेस में जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी आप लोग कभी ना कभी ये सब चीज पढ़ चुके हो, ठीक है। तो बस एक रिवीजन की तरह से इसको, दिमाग को और कान को खोल के खाली सब चीज, सारी बातों को सुनना है ध्यान से, तो मैक्सिमम चीज कवर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सॉलिड जो होता है उसमें जो पार्टिकल है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, और वो लोग टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है, बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं सॉलिड, ठीक, टाइटली पैक्ड है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसे आप कोई ब्रिक को देख लो, ईंट को देख लो, ब्रिक, ठीक है। तो इसके बीच का जो पार्टिकल होगा वो बहुत स्ट्रांगली बाउंड होगा, ठीक है। इसी तरह यदि लिक्विड को देखेंगे तो वो लूजली बाउंड होता है, मतलब लूजली बाउंड होगा, एक दूसरे से लूजली जुड़ा हुआ है, ठीक है, लूजली जुड़ा हुआ है, ठीक। और गैस होगा तो गैस में बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और इसका पार्टिकल बहुत दूर दूर होगा, ठीक है। तो ये गैस का बना रहा हूं डायग्राम, और ये क्या है, लिक्विड का है, ठीक, और ये किसका है, सॉलिड का है, ठीक। तो देखो इसको कैसे बता रहे हैं, इसको विजुअलाइज करने के लिए कैसे बोल रहे हैं कि मान लो कि जैसे हम लोग बाइक चला के जाते हैं, ठीक है, बाइक चला रहे हैं तो फेस पे हवा लग रही है, तो हवा क्या है, गैस है। तो जब फेस पे हवा लग रही है तो सारे मॉलिक्यूल जो है ऐसे पार हो जा रहे हैं, फेस पे कुछ चोट नहीं लग रहा है। लेकिन यही यदि तुम्हारे फेस पे कोई ऐसे करके पानी मार दे, ठीक है, तो हल्का फील होगा। लेकिन यदि कोई तुम्हारे फेस पे ब्रिक मार दे, ईट ईट फेंक दे तुम्हारे फेस पे, तो क्या होगा, फेस टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रिक का जो पार्टिकल है ना वो आपस में बहुत ज्यादा बाइंड है, तो उसको अलग नहीं कर सकते उतने फोर्स से। उसको अलग करने के लिए हथौड़े से अलग करना होगा, ठीक है, फिर भी मॉलिक्यूलर लेवल पे अलग नहीं होगा। ये सब जो बात कर रहे हैं हम मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर रहे हैं। वाटर में क्या है कि मॉलिक्यूल दूर दूर थे तो वो निकल गया ऐसे, हवा भी ऐसे निकल गया, बट ब्रिक नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है, सॉलिड, लिक्विड, गैस समझाने के लिए बताया। इसके बाद केमिकली जब क्लासिफिकेशन होती है तो केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या है, दो तरीके से करते हैं। क्या क्या होता है, देखो इसमें होता है प्योर सबस्टांस, ठीक है, प्योर सबस्टांस होता है, और क्या होता है, इम्प्योर सबस्टांस, ठीक है। प्योर में दो है, एक को बोलते हैं एलिमेंट,
एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, एक को बोलते हैं एलिमेंट, एक को बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। और इम्प्योर में दो होते हैं, मिक्सचर बोलते हैं जिसको, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? अभी तक जो भी बोला समझ में आ रही है चीजें? स्लो पढ़ा रहा हूं तो बता सकते हो, नहीं सर, समझ में आ रही सारी रिप्लाई चीजें। देंगे चैट बॉक्स में। कुछ बोलना है बता सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है चीजें? ठीक है, देखो तो इस तरीके से एलिमेंट, कंपाउंड, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। अब एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट क्या होगा? एलिमेंट हम उसको बोलेंगे जिसमें सिर्फ एक तरह के एटम्स हो, एक तरह के एटम्स हो। जैसे मान लो हम बोल रहे हैं आयरन, तो अब मैं आयरन यदि लूंगा, बोल रहा आयरन का एलिमेंट है, तो इसमें सिर्फ आयरन के ही एटम्स होंगे, आयरन आयरन के ही एटम्स आपस में जुड़े होंगे, सिर्फ आयरन ही होगा, ठीक है। तो सब Fe मतलब आयरन का सिंबल होता है, ठीक है। तो आयरन ही इसमें, जैसे मैं बोल दिया कार्बन, तो ये इसमें सिर्फ कार्बन जुड़े हुए, और कोई भी चीज का हम इमेजिनेशन यहाँ पे नहीं कर सकते। यदि मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूँ तो एलिमेंट सिर्फ सिंगल एंटिटी होता है। यदि मैं कार्बन बोल रहा हूँ तो उसमें सिर्फ कार्बन के पार्टिकल होंगे, यदि मैं गोल्ड बोल रहा हूँ तो उसमें सिर्फ गोल्ड के पार्टिकल होंगे, और ये क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। अब जब कंपाउंड की बात करता हूँ तो कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड में एक या एक से अधिक एलिमेंट कंबाइन होते हैं, ठीक है, एक या एक से अधिक एलिमेंट कंबाइन होते हैं फिक्स प्रोपोर्शन में, ठीक है। यहाँ पे फिक्स प्रोपोर्शन लिखना है, मतलब फिक्स प्रोपोर्शन, जब कंपाउंड का डिफिनेशन लिखेंगे तो यहाँ पे फिक्स प्रोपोर्शन बताएंगे कि जैसे मान लो वाटर है और ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, वो 2:1 के रेशियो में मिल रहा है, तो यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये एक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट मिल रहे हैं और एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से CO2 भी कंपाउंड हो जाएगा, CO भी कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है कि कंपाउंड है। कंपाउंड क्यों है? क्योंकि इनका रेशियो फिक्स्ड है कि जब हम एक कार्बन और दो ऑक्सीजन लेंगे ना, तभी वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा CO2। अब एक कार्बन एक ऑक्सीजन लेंगे तभी वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन लेंगे, एक दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन लेंगे, तब वो कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन इसका क्या है? फिक्स है, तो हम इसको कंपाउंड बोल रहे हैं। एलिमेंट समझ गए? एलिमेंट में सिर्फ आयरन लिए तो यहाँ पे सिर्फ आयरन के पार्टिकल है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, वो फिक्स्ड में आपको मिल रहा है। बात समझ में आ गई? कंपाउंड एलिमेंट, यदि मान लो कोई कंपाउंड लेंगे तो यहाँ पे मेरे को ऐसे मिलेगा, जैसे एक H2O है, दूसरा H2O का मॉलिक्यूल होगा, इस तरह से मॉलिक्यूल मिलेगा मेरे को, ठीक है, ऐसे इस तरह से मिलेंगे। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सिर्फ आयरन आयरन आयरन, सब आयरन है, कार्बन लिए तो कार्बन है। तो एलिमेंट और कंपाउंड समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, अब क्या है? मिक्सचर है मेरे पास, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। इसका एग्जांपल हम क्या बोल रहे हैं ना, इसका एग्जांपल बोल रहे हैं कि घर में आप लोग के गेस्ट आए होंगे, तो गेस्ट को क्या करते हैं? शरबत देते हैं गर्मी के दिन में। तो शरबत बनाने के लिए क्या करते हैं कि पानी लिए, उसमें हम चीनी डाल दिए, ठीक है। पानी लेके हम क्या किए? उसमें चीनी डाल दिए, तो चीनी डालने से क्या बना? शरबत बन गया। तो अब मान लो कोई बहुत अच्छे गेस्ट आए तो ज्यादा चीनी डाल देते हैं, 5-6 चम्मच चीनी डाल दी। और यदि कोई खराब गेस्ट आए तो 1 चम्मच डाल दिया, ऐसे करके दे दिया उसको, ठीक है। तो हर केस में वो शरबत दिए, वो बाहर जाके बोलेगा कि शरबत ही मिला हमको, ठीक है। शरबत का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि आपको उसमें 10 चम्मच चीनी डालना है, 5 चम्मच चीनी डालना है। हर केस में आप चीनी डाले, चीनी को घोल दिए। जब चीनी उसमें अच्छे तरीके से घुल गई, पूरे यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो गई उसमें चीनी, तो क्या बोलेंगे हम? इसको होमोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो पांचों गेस्ट होंगे ना, पांचों को आप दोगे, तो पांचों यदि पी के आपको टेस्ट बताएंगे तो सब लोग बोलेंगे हाँ चीनी कम है या चीनी ज्यादा है या अच्छा है, तीनों को सेम, पांचों लोगों को सेम टेस्ट आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको होमोजीनियस मिक्सचर बोल रहे हैं। होमोजीनियस में दो वर्ड है, ठीक है, एक वर्ड है होमो और एक है जीनियस। तो जीनियस मतलब क्या होता है? जीनियस मतलब होता है कंपोजिशन, ठीक है, जीनियस मतलब होता है कंपोजिशन, और होमो मतलब होता है सेम, ठीक है, जिसका सेम कंपोजिशन हो थ्रू आउट। मान लो कि मैं शरबत बनाया हूँ ग्लास में और यहाँ पे सेम कंपोजिशन है, ठीक है, सेम कंपोजिशन है, तो हम इसको क्या बोल देंगे? होमोजीनियस मिक्सचर है। सेम कंपोजिशन कैसे बोल रहे हैं? कि 5 लोग गेस्ट है, पांचों लोगों को सेम टेस्ट आ रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं? सेम कंपोजिशन है और होमोजीनियस मिक्सचर बना है। तो मेरा जो शुगर सॉल्यूशन होगा या सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, हम उसको क्या बोलेंगे? कि होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। मिक्सचर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो, कंपाउंड कब बोल रहे थे? जब यहाँ पे फिक्स था प्रोपोर्शन, लेकिन जब हम मिक्सचर बोल रहे हैं तो वहां पे कोई प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है। हम किसी आदमी को बोलेंगे कि तुम
सॉल्यूशन मतलब मिक्सचर बना के लाओ या फिर शरबत बना के लाओ, तो वो 5 डालेगा, वो 4 चम्मच चीनी डालेगा, 3, हर कोई अपना अलग अलग डालेंगे। लेकिन हम बोलेंगे यदि कंपाउंड बना के लाओ तो उसको H2O बनाने बोलेंगे ना, तो उसको ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही मिलाएगा तभी वो H2O बनेगा। यदि वो अपने मन से कुछ भी मिला देगा तो वो मिक्सचर बन जाएगा, कंपाउंड नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर है? अभी जो बताया होमोजीनियस का एग्जांपल समझ में आ गया? क्लियर क्लियर। हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है। देखो थोड़ा चैट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई करोगे ना तो पता चलेगा कि मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग सुन पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा देखो। अब होमोजीनियस समझ में आ गया। हेट्रोजीनियस, तो हेट्रोजीनियस जो वर्ड है ना, देखो हेट्रोजीनियस जो वर्ड है ये बेसिक क्लासिफिकेशन है, ये समझना जरूरी है। ठीक है, हेट्रोजीनियस वर्ड, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंट, और जीनियस मतलब है कंपोजिशन, मतलब डिफरेंट कंपोजिशन। इसका एग्जांपल यदि समझना है आपको तो इसको कैसे समझ सकते हैं कि घर में हम लोग चावल बनाते हैं ना, चावल बनाते हैं तो कभी कभी क्या होता है उसमें कंकड़ मिला देते हैं दुकान वाले लोग। जैसे आप 50 केजी चावल खरीद रहे हो तो 5 केजी कंकड़ उसमें तौल के मिक्स कर देंगे अपना प्रॉफिट करने के लिए। ठीक है, तो अब तुम आप घर ले आए, चावल बना रहे हो, तो चावल को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं हैंड पिकिंग के मेथड से। जो कंकड़ है उसको निकाल के बाहर फेंकते हैं। तो कभी कभी क्या है कि मन है तो बहुत अच्छे से चुने एक एक कंकड़ को, कभी नहीं चुने तो कुछ कंकड़ उसमें रह गया। अब मान लो गेस्ट आपके यहाँ खाने के लिए आए तो आप उसको परोस दिए वो चावल, तो आपको पता नहीं है कि किस गेस्ट के प्लेट में कौन कंकड़ आएगा या नहीं आएगा। हो सके वो आपको ही मिल जाए, हो सके वो गेस्ट को मिले। तो यहाँ पे आप कंफर्म नहीं है कि किसको क्या मिलेगा। मतलब सबके प्लेट में चावल है लेकिन सबके प्लेट में कंपोजिशन डिफरेंट है। समझ रहे बात? किसी के प्लेट में हो सके ज्यादा कंकड़ चला गया हो, किसी के प्लेट में कंकड़ नहीं होगा, या फिर किसी के में कम कंकड़ होगा। तो ये है हेट्रोजीनियस, कि यहाँ पे 5 लोगों को सेम चीज परोसे है लेकिन पांचों को अलग अलग टेस्ट फील आ रहा है, पांचों का टेस्ट अलग आ रहा है। मतलब पांचों का कंपोजिशन जो है कंकड़ का मात्रा से बता रहे हैं तो वो अलग अलग मिल रहा है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, डिफरेंट कंपोजिशन। ये एग्जांपल क्लियर है? दूसरा एग्जांपल इसका सैंड एंड, कल के क्लास में बताए थे, कोई सैंड एंड वाटर करके बताए थे, तो वो भी हेट्रोजीनियस के कंपोजिशन में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये एग्जांपल क्लियर है दोनों, हेट्रोजीनियस होमोजीनियस का? चैट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद देखो क्या होता है। ठीक है, देखो इसके बाद क्या हुआ ना कि जब मैटर मेरे पास आ गया तो अब बोल रहे हैं कि मैटर को क्या करना है कि डिवाइड करना है। ठीक है, मैटर को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जब मैटर को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो तो बोले बोले ना कि डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट थे, डाल्टन, जॉन डाल्टन नाम था पूरा। ठीक है, जॉन डाल्टन। तो ये क्या बोले कि जब हम मैटर मैटर ले लिए, ठीक है, कोई भी मैटर ले लिया, अब इसको डिवाइड करना चालू किए, डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करते करते 2 से 3 होगा, 3 से 6 होगा, इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं। करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा ना जहां पे इसका फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, जहां फर्दर डिवीजन इसका पॉसिबल नहीं होगा, उससे ज्यादा हम उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इससे ज्यादा डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो जब इससे ज्यादा डिवाइड नहीं कर पाएंगे ना मैटर को, ठीक है, तो उस पॉइंट को हम बोल देंगे एटम आ गया, एटम का स्टेट आ गया, या फिर एटम है ये। एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा जॉन डाल्टन बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे कि यदि मेरे पास कोई मैटर है, ठीक है, जैसे मैं मान लो कि मैं आपको एक बुक का पेज दे दूं, बोलो आप इसको टेयर करो, टेयर अप करो या फिर फाड़ो, तो आप फाड़ते जाओगे, एक पॉइंट आएगा, बोलोगे सर अब इससे छोटा नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे मैटर को हम बहुत छोटा कर देंगे, बहुत छोटा मतलब माइक्रोस्कोप के लेवल से भी हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, हर तरह के उसको तोड़ रहे हैं। लास्ट में एक पॉइंट आएगा जिसको हम कुछ भी कर ले तो उससे ज्यादा वो नहीं टूटेगा, तो हम उसको एटम बोल दिए। ठीक है, तो बेसिकली कल के क्लास में बताया था कि देखो जो एटम है ना, ये जो एटम है इसके आगे ए और टर्म लगाओ, तो जिसके आगे भी ए लग जाता है उसका मतलब हो जाता है नो, और टर्म मतलब हो जाता है डिवीजन। ठीक है, जिसका फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है उसको एटम बोल दिए। इसी तरह से 2-3 एग्जांपल दिया था, जैसे मान लो सेक्सुअल सुने थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग सुने। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जहां 2 पेरेंट इन्वॉल्व है, और इसका मतलब हो जाएगा नो सेक्सुअल, मतलब जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। इसी तरह बायोटिक और एबायोटिक टर्म्स होता है, बायोटिक टर्म होता है और एबायोटिक टर्म होता है। ठीक है, तो बायोटिक मतलब, ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट मतलब बायोटिक, और एबायोटिक मतलब नो बायोटिक।
जहाँ पे बायोटिक का उल्टा होगा, समझ रहे हो बात। तो इसी तरह से एटम के बारे में बोले कि एटम नाम इसलिए रखे क्योंकि जिसका फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जिसका फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है उसको हम एटम बोल देंगे, ठीक। तो ये सब मानना था डाल्टन का। तो डाल्टन ना इस एटम के लिए प्रॉपर एक एटॉमिक थ्योरी दे दिए थे। डाल्टन इसके लिए क्या कहते हैं, एक प्रॉपर एटॉमिक थ्योरी दे दिए थे। तो कल के क्लास में हम लोग एटॉमिक थ्योरी का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे, तो उसको मैं यहाँ पे नोट डाउन करवा दे रहा हूँ, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सिलेबस में इसके बारे में लिखा नहीं है, बट हम लोग जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। थोड़ा सा है तो इसको कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है प्लीज रिप्लाई करेंगे। किसी को कोई डाउट है यहां तक? रिप्लाई करेंगे आप लोग प्लीज। आवाज सुन पा रहे हैं? ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, उसको लिखने जा रहा हूँ। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी 1808 में आई थी, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे थे, पहला पॉइंट था एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ a small indivisible particle called atom, ठीक है। पहला पॉइंट ये था कि मतलब स्मॉल इनडिविजिबल, जिसको डिवाइड नहीं कर पा रहे, ऐसा पार्टिकल रहता है मैटर में, उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, बोल देते हैं एटम बोल देते हैं। एलिमेंट का बात किए, ठीक है। एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर atom of same element are like in all respect, ठीक है। कि मतलब एक, ये सब पहले लिख लेता हूं फिर समझाता हूं, ठीक है। atoms of different element are different in all respect, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट था atoms cannot be created, और डिस्ट्रॉयड, ठीक है, और डिस्ट्रॉयड। ये सब डाल्टन बोल रहे हैं, ठीक है, ये सब डाल्टन बोल रहे थे। और फिफ्थ में है एटम्स कंबाइन in a fixed a small whole number to form compound और मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अभी हम लोग ये सब पोस्टुलेट्स है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, ठीक है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का ये सब पोस्टुलेट है। अब हम लोग इसको एक एक करके क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो देखो पहले क्या बोला, पहला पॉइंट है कि एलिमेंट्स कैन कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। तो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन, मतलब जब मैटर का क्लासिफिकेशन किए हम लोग ना, तो वहां पे एलिमेंट आया था, ठीक है। प्योर सबस्टेंस में एलिमेंट आया था। तो मान लो कि ये आयरन का एलिमेंट है, तो अब हम इसको तोड़ेंगे, कितना भी छोटा कर देंगे, मान लो इतना छोटा पीस इससे कर दे, बहुत छोटा छोटा पीस कर दे जो हमको माइक्रोस्कोप से ही दिख रहा है, लेकिन इसमें ये भी जो होगा ना, ये भी क्या होगा, आयरन होगा। ये छोटा वाला भी पार्ट को हम क्या बोलेंगे, आयरन बोलेंगे, ठीक है। मान लो मेरे पास एक आयरन का कोई कील है, लोहा का कोई कील है, उसको हम बहुत छोटा छोटा पीस में काट दिए, हेक्सा ब्लेड यूज करके या कुछ यूज करके बहुत छोटा छोटा टुकड़ा में काट दिया, या उसका पाउडर बना दिया, आयरन का पाउडर बना दिया। तो उस पाउडर का जो एक एक पार्टिकल होगा ना, वो भी आयरन ही होगा, ठीक है। मतलब जब मैं यहाँ पे मैग्नेट लगाऊंगा तो ये पूरा आयरन उस मैग्नेट पे चिपकेगा, और ये छोटा छोटा जो पार्टिकल है आयरन का, यहाँ पे भी मैं मैग्नेट लगाऊंगा तो ये सब भी आयरन का ही प्रॉपर्टी शो करेगा।
तो इसलिए बोला गया कि एटम्स मतलब यहाँ पे पहला एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम, मतलब एक छोटा छोटा इस तरह से इंडिविजिबल जिसको हम इससे ज्यादा नहीं तोड़ सकते, ठीक है, ये यूनिट है, इससे ज्यादा हम नहीं तोड़ सकते, उसको हम एटम बोलते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा बोल रहे हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर लाइक इन ऑल रेस्पेक्ट, मतलब मान लो यहाँ पे मैं आयरन लिया हूँ और यहाँ पे मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, ठीक है, ये ऑक्सीजन का एटम मान लो और ये आयरन का एटम है, तो ऑक्सीजन का जो एटम होगा, ये ऑक्सीजन का एटम, ये ऑक्सीजन का एटम आपस में सेम होगा, मतलब इस वाले ऑक्सीजन का एटम का इस वाले ऑक्सीजन एटम का दोनों का मास सेम होगा, कलर सेम होगा, ठीक है, डेंसिटी सेम होगा, हर चीज इस दोनों एटम का सेम होगा। मतलब ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का अपना एटम का और दूसरा ऑक्सीजन का एटम का हर कुछ सेम होगा, मतलब इसका मास, डेंसिटी, ठीक है, कलर, ये सब कुछ इसका सेम होगा, साइज सब कुछ सेम होगा। लेकिन जो आयरन का पार्टिकल है ना, ये जो आयरन का पार्टिकल है, ठीक है, अब ये आयरन का पार्टिकल है, ये अपने वाले पार्टिकल को, मतलब एक आयरन का एटम और दूसरे आयरन का एटम दोनों आपस में हर चीज में सेम होगा, मास में सेम होगा, कलर में, साइज में, सब में सेम होगा। इसी तरह यदि कोई भी एलिमेंट ले लो, सोडियम ले लो, तो सोडियम का जो एटम होगा वो आपस में क्या होगा, पूरा सेम होगा। लेकिन यदि हम सोडियम को आयरन से कंपेयर करेंगे तो सोडियम का जो पार्टिकल होगा और आयरन का जो पार्टिकल नहीं, एटम का बात कर रहा हूँ, यदि मान लो सोडियम का एटम है, ये सोडियम का एटम है और ये आयरन का एटम है, तो ये दोनों को यदि मैं आपस में कंपेयर करूंगा तो दोनों हर रेस्पेक्ट में डिफरेंट होगा, इसका मास अलग होगा, इसका मास अलग होगा, इसका साइज अलग होगा, इसका साइज अलग होगा, इसका प्रॉपर्टी अलग होगा, इसका प्रॉपर्टी अलग होगा। ठीक है, इसी तरह फिर आयरन को मैं ऑक्सीजन से कंपेयर करूंगा तो हर चीज में तीनों डिफरेंट होगा, साइज, कलर, मास, हर चीज में ये आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होगा। बट यदि एक सोडियम एटम को दूसरे से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, सेम होगा। तो सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट आपका क्लियर है, यही चीज लिखा हुआ है कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर लाइक इन ऑल रेस्पेक्ट और एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट। ठीक है, इसमें कोई डाउट है आप लोगों को तो बता सकते हैं, बताइए इसमें कोई डाउट है तो। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी क्लियर, यही होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, मतलब आप बोल क्या रहे हैं ना कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब ये बहुत बड़ी बात थी कि एटम को ना हम बना सकते हैं ना तोड़ सकते हैं। मतलब देखो मेरे पास एलिमेंट था, तो एलिमेंट को हम तोड़ने का ट्राई किए, ठीक है, तोड़ते 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 एक पॉइंट पे पहुंचे जहां पे उससे ज्यादा अब नहीं टूट रहा है, मतलब जब मेरा एटम का स्टेट आ गया तो हम एटम को इससे ज्यादा तोड़ नहीं पा रहे। बात समझ में आ रही है, एटम को हम इससे ज्यादा तोड़ नहीं पा रहे हैं, तो यही चीज लिखे कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट और बी डिस्ट्रॉयड, तो एटम को हम इससे ज्यादा क्या कर रहे हैं, तोड़ नहीं पा रहे, तो डिस्ट्रॉयड वाला पॉइंट सही हो गया। और उनका बोलना था, डाल्टन का बोलना था कि जिस तरह से हम एटम को तोड़ नहीं पा रहे, मतलब कितना भी तोड़ने का कोशिश कर ले, कितना भी छोटा कर ले, लास्ट में हम आके एटम पे ही रुकेंगे। और इसी तरह से ये बोले कि एटम को हम क्रिएट भी नहीं कर पाएंगे, एटम को हम बना भी नहीं पाएंगे। मान लो 5 एटम को जोड़ दिए दूसरा दूसरा तो हम कुछ बना देंगे, लेकिन हम एक एटम, नया एटम नहीं बना पाएंगे, ये चीज बोल रहे हैं। किसी और का एटम को तोड़, मतलब किसी एलिमेंट को तोड़ के एटम स्टेट में पहुंचा सकते हैं, फिर इस एटम को दूसरा एटम से मिला पा रहे हैं, लेकिन हम कोई एटम का क्रिएशन नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज बोले। ठीक है, कि एटम को ना हम बना पा रहे हैं ना तोड़ पा रहे हैं, ये पॉइंट भी समझ में आ गया, डाल्टन बोल रहे थे। उसके बाद 5वां पॉइंट क्या बोले ना कि देखो ये जो एटम है, ये एटम क्या करता है, कंबाइन होता है फिक्स्ड और स्मॉल होल नंबर में, क्या करने के लिए, मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए या कंपाउंड फॉर्म करने के लिए आपस में कंबाइन होता है। तो इसको देखने के लिए हम बोल सकते हैं कि मान लो मेरे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन का एक एटम है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एटम है और एक मेरे पास ऑक्सीजन का एटम है, तो ये तीनों आपस में मिल गया, तो ये तीनों आपस में मिलकर क्या बना दिया, एक मॉलिक्यूल बना दिया, किसका, वाटर का, या फिर इसको हम कंपाउंड बोल देंगे। ठीक है, ये क्या बन गया, एक कंपाउंड बन गया या फिर एक मॉलिक्यूल बन गया। तो यही बात बोल रहे थे डाल्टन कि एटम्स जब आपस में कंबाइन करते हैं ना, फिक्स्ड, स्मॉल और होल नंबर में कंबाइन करके क्या बोलते हैं, कंपाउंड बनाते हैं या फिर मॉलिक्यूल बनाते हैं। जब ये एटम है, अकेले है, तो इसको हम एटम बोलते हैं, जब एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन कर जाता है तो हम इसको मॉलिक्यूल बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम मॉलिक्यूल बोल देते हैं। जैसे मान लो यदि मैं यहाँ पे O लिखता हूं तो ये क्या है, इसको मैं पढ़ूंगा ऑक्सीजन एटम, इसको क्या पढ़ूंगा, ऑक्सीजन एटम पढ़ूंगा। और यदि मैं इसको O2 लिखता हूं तो इसको क्या पढ़ूंगा, इसको मैं पढ़ूंगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। बात समझ में आ रही है, इसको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पढ़ूंगा। क्यों पढ़ूंगा, क्योंकि यहाँ पे 2 एटम आपस में कंबाइन हुआ है तो ये मॉलिक्यूल बना दिया, लेकिन यहाँ पे ये अकेला एक एटम है। ठीक है, तो इसको मैं बोल रहा हूँ ऑक्सीजन एटम। जब 2 एटम आपस में कंबाइन हो गए तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सिमिलरली
ये नाइट्रोजन है, ठीक है, ये हो गया नाइट्रोजन का एटम हो गया, एटम ऑफ नाइट्रोजन। लेकिन जब मैं N2 लिखता हूं तो ये मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन हो जाता है। बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पांचों पोस्टुलेट में किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आ रही है चीजें? नोट डाउन कर ले, फिर इसको हटाता हूं। डाल्टन बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा हूं। कंपलसरी कंपलसरी है, लेकिन ये बात भी जान जाओ कि कंपलसरी के एटम कंबाइन करेंगे, सिर्फ जो आपका नोबल गैस का एटम होता है वो कंबाइन नहीं करता है, बाकी ऐसे मतलब एटॉमिक स्टेट में रहना अपने आप में बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, इसलिए स्टेबल होने के लिए कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए N2 H2 F2 ये सब आपको मिलता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलता है, और एटॉमिक फॉर्म में सिर्फ नोबल गैसेस मिलते हैं, ठीक है। हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ये सब आपको मिल जाएंगे। कंपलसरी है। अच्छा क्वेश्चन पूछा, ठीक है, कि कंबाइन कर जाते हैं। क्यों कंबाइन करते हैं? स्टेबल होने के लिए, ठीक है। हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? स्टेबल होने के लिए। इसी तरह नोबल गैस भी क्या करता है? स्टेबल होने के लिए कंबाइन हो जाता है। समझ रहे? चलिए, अब इसको हटा दें, मिटा दें इसको। नोट कर रहे हैं क्या आप लोग? बताएंगे। ठीक है, तो ये था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये एटॉम, ये डाल्टन ये सब बोले थे, इनको भी नोबेल प्राइज मिला था शायद 1808 में, ये सब बात बता दिए। उसके बाद क्या हुआ ना, इसके बाद फिर सब साइंटिस्ट लोग एटम पे काम करना चालू किए। फिर एटम पे काम करते करते ना एटम को तोड़ दिए। जो डाल्टन बोल रहे थे कि एटम नहीं टूटेगा, एटम नहीं टूटेगा, लेकिन एटम टूटा, ठीक है। एटम को फर्दर तोड़ दिए, और उसके बाद क्या है ना कि एटम को तोड़ के आज हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड कर दिए। तो इस तरह से मतलब एटम को तोड़ा गया। तो एटम को कैसे तोड़ा गया और कब तोड़ा गया ये भी थोड़ा देखे कि मतलब डाल्टन जब बताए थे तो 1808 ईस्वी में अपना एटॉमिक थ्योरी दिए थे। इसके बाद की जो चीजें हुई उसमें लगभग मतलब बहुत टाइम लग गया। 1909 में फिर ये सब का डिस्कवरी चालू हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये सब का। तो हम लोग के सिलेबस में ना कि कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, ठीक है, कैसे प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ, कैसे न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, ये चीज हम लोग को पढ़ना है सिलेबस में अपने। तो अभी हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। अब देखो, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो थी उसकी कुछ मेरिट्स भी थी और कुछ डिमेरिट भी थी। तो मेरिट क्या की थी कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को क्या किए थे ना, एक्सप्लेन किए थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन बेसिकली क्या होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन होता है कि जो रिएक्टेंट है, मान लो कोई रिएक्शन, हम रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, मान लो हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पे रिएक्टेंट डाल दिया कुछ, अब रिएक्शन होने के बाद ये कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यदि रिएक्टेंट में जो मेरा वेट, रिएक्टेंट का हम वे कर लेंगे, तो नेट मान लो यहाँ पे 40 ग्राम आ रहा है, तो प्रोडक्ट बनने के बाद भी पूरा कंटेनर का यदि वेट हम करेंगे तो 40 ग्राम ही होगा। इसको मास ऑफ कंजर्वेशन बोल रहे थे, ठीक है, मास ऑफ कंजर्वेशन बोल रहे थे, कंजर्वेशन, ठीक है। ये इनका मेरिट था। और दूसरा क्या है कि एटम्स ऑफ एलिमेंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ये भी सही बात बोले थे। कुछ कुछ बात मतलब इसमें सही था और कुछ कुछ बात इनका गलत था, ठीक है। जैसे बोल रहे थे एटम को तोड़ नहीं सकते, तो एटम टूट गया, तो ये गलत हो गया बात, ठीक है। डिमेरिट ज्यादा था और मेरिट कम था, ठीक है। जैसे ये बोले थे कि सेम एटम का सेम, बताया ना कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल एस्पेक्ट, तो ये बात इनकी गलत हो गई क्योंकि डिस्कवरी हो गया किसका, आइसोटोप का, और आइसोबार का डिस्कवरी हो गया, तो ये सब बात इनकी गलत हो गई, ठीक है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है? जब हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा, मतलब प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इसको कैसे बता सकते हैं कि मान लो, जैसे एक सिंपल बता रहा हूँ कि चावल डाल दिए, पानी डाल दिए, उसको गैस पे चढ़ा दिए, तो जब थोड़ी देर बाद जो चावल बन जाएगा, पक जाएगा, तो वो उसका प्रोडक्ट हो गया। बात समझ रहे हैं? तो कच्चा चावल डाले थे, वो पक गया, तो कच्चा चावल और पानी रिएक्टेंट हो गया, और जो पक गया वो क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। बात समझ में आ रही है? जी, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का डिफरेंस है। चलो, इसके बाद है ना इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुए थे वो बताता हूँ। आइसोटॉप्स, आइसोबार हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे थोड़ा आगे कि आइसोबार किसको बोलते हैं और आइसोटोप्स किसको बोलते हैं, आइसोटोन्स किसको बोलते हैं, ये सब बताया जाएगा, ठीक है।
तो चलो अभी इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ इस पे हम लोग फोकस करते हैं। देखो, तो पुराने जमाने में हम लोग टीवी देखे होंगे, पुराना जमाने का टीवी देखे थे तो उसमें इस तरह का ऐसा रहता था, पुराने जमाने का टीवी ऐसा बड़ा रहता था, ठीक है, पीछे ऐसा इसका निकला हुआ रहता था, ये स्क्रीन हो गया, और इसके पीछे ऐसे यहाँ पे ट्यूब रहता था जिसको सीआरटी, कल के क्लास में थे सर वो बताए थे, इसको सीआरटी बोलते हैं। सीआरटी मतलब कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, क्या बोलते थे, कैथोड रे ट्यूब। तो कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी, ठीक है, मतलब पुराना टीवी आप लोग देखे होंगे तो यहाँ पे ऑरेंज कलर का लाइट जलता रहता था, तो इसी से डिस्कवरी चालू किए थे वो लोग। मतलब ये तो थोड़ा अच्छा फॉर्म था, लेकिन देखो जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी चालू हुआ था ना, तो इसी तरह का एक डिस्चार्ज ट्यूब लिए थे, ऐसा करके एक ट्यूब लिए थे, ठीक। इसमें क्या था ना कि इसका प्रेशर हम कंट्रोल कर सकते थे, इसका प्रेशर हम कंट्रोल कर सकते थे, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लगे हुए थे, ठीक है, एक कैथोड था और एक एनोड था, ठीक है, एक कैथोड था और एक एनोड था, यहाँ पे ऐसे करके ये जुड़ा हुआ था, ठीक है। मतलब यहाँ से हम पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे थे, और यहाँ से हम इसका प्रेशर को कंट्रोल कर रहे थे, ठीक। और इसमें क्या था, गैस भरा हुआ था, गैस मॉलिक्यूल इसमें भरा हुआ था, ठीक है, इसमें क्या था, गैस मॉलिक्यूल भरा हुआ था। फिर क्या हुआ कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कैथोड बना दिए, ठीक है, कैथोड बना दिए, नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड बोल दे रहे हैं और पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड बोल दे रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड बोल दे रहे हैं, ठीक, कैथोड और एनोड। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से वोल्टेज प्रोवाइड किए, नॉर्मल वोल्टेज प्रोवाइड किए, और यहाँ पे प्रेशर, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये ग्लो करने लगा पूरा, ये क्या करने लगा, ग्लो करने लगा, ठीक है, ये पूरा ग्लो कर रहा था, चमक रहा था, ठीक। इसके बाद क्या हुआ ना कि ये वोल्टेज को बढ़ाना चालू कर दिए, वोल्टेज को बढ़ाते गए और प्रेशर को क्या करने लगे, कम करने लगे, प्रेशर को कम करने लगे और वोल्टेज को क्या करने लगे, बढ़ाने लग गए। तो जैसे जैसे बढ़ाते गए, यहाँ पे ये जो ट्यूब पूरा ग्लो कर रहा था पहले, इसका ग्लो क्या होने लगा, कम होने लग गया। पहले पूरा ट्यूब ग्लो कर रहा था, फिर ये क्या किया कि वोल्टेज बढ़ाने लग गए और प्रेशर को कम करने लगे, तो क्या हो, इनका ट्यूब धीरे धीरे इनका ग्लो लिमिटेड होने लगा। मतलब पहले पूरा ट्यूब ग्लो कर रहा था, अब इतना दूर ग्लो करने लगा, ठीक है। फिर और थोड़ा देर हुआ, तो फिर और थोड़ी देर में सिर्फ इतना दूर ग्लो कर रहा था, ठीक है। फिर जब वोल्टेज को वो 10,000 पहुंचा दिए, 10,000 वोल्ट पहुंचा दिए, और प्रेशर को 0.01 HgMm कर दिए, ठीक है, मतलब मर्क्यूरी पर एमएम ऐसा कर दिए, मर्क्यूरी एमएम कर दिए प्रेशर। प्रेशर को हम लोग HgMm में मेजर करते हैं, ब्लड प्रेशर आप लोग नपवाए होंगे तो देखे होंगे, जो मशीन रहता है उसके पास, उसमें ऐसे ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया ना कि जब इतना प्रेशर कर दिए और इतना इसका वोल्टेज कर दिए, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ग्लो करने लग गया, इस जगह पे पूरा ग्लो करने लगा यहाँ पे, और ये पूरा ट्यूब ब्लैक था, डार्क था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ग्लो कर रहा था सिर्फ, ठीक। तो ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था, तो इसमें क्या बोले ना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ऐसे कुछ जा रहा था, ऐसे करके, ऐसे बीच में जो दिख नहीं रहा है, सिर्फ यहाँ पे पीछे में यहाँ पे ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो इससे ये लोग कंक्लूजन निकाले, और ये जो रे दिख रहा है इसका नाम दे दिए कैथोड रे, ठीक है, इसका नाम क्या दिए, कैथोड रे। समझ में आ रहा है बात, जो बात बताया अभी समझ में आ रहा है, कैथोड रे किसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये कैथोड रे के बारे में था, ठीक है। तो इसमें पूरा पॉइंट्स लिखा हुआ है, तो यही सब मतलब जो जो मैं बताया कि प्रेशर को धीरे धीरे वो लोग घटाते गए और टेम्परेचर को क्या किए, बढ़ाते, मतलब वोल्टेज को बढ़ाते गए। तो जब वोल्टेज को बढ़ा दिए, बढ़ा के 10,000 पे पहुंचा दिया और प्रेशर को बहुत कम कर दिए, तब उनको इस तरह का पैटर्न दिखने लगा। तो इससे क्या डिस्कवरी, इससे ये लोग इसका नाम कैथोड रे दिए, ठीक है। और इसका कुछ कुछ प्रॉपर्टी होता था, कैथोड रे का क्या होता था, कुछ कुछ प्रॉपर्टी होता था। तो हम लोग अभी क्या करेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे को देखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है कैथोड रे की, ठीक है। और बीच में क्या है ना कि देखो, जैसे स्टार्टिंग में क्या बताया था कि ये पूरा कॉलम ग्लो कर रहा था, जब पूरा कॉलम ग्लो कर रहा था तो उसको क्या बोल रहे थे, पॉजिटिव कॉलम करके बोल रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे छोटा होता गया ये कॉलम, तो इसका अलग अलग हम लोग क्या कर दिए थे ना, नाम रख रहे थे। मतलब वो लोग अपना, जो साइंटिस्ट जितना प्रेशर पे इसको टेस्ट किया उसके हिसाब से जो कॉलम बन रहा था उसके अकॉर्डिंग कुछ कुछ नाम दे रहे थे, ठीक है। तो वो सब हमको उतना नहीं लगा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो जो इंपॉर्टेंट है ये है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे क्या क्या होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको अभी लिखवाएंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे।
कैथोड रे समझ गए क्या होता है? तो कैथोड रे बेसिकली क्या है ना कि ये कैथोड से निकल रहा है, इसलिए इसका नाम कैथोड रे मतलब कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रहा है, तो इसका नाम क्या रख दिया? कैथोड रे रख दिए। ठीक है, इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि एनोड से निकल के यदि कैथोड की तरफ जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा एनोड रे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, कि कैथोड रे की क्या क्या प्रॉपर्टी थी, वो चीज को नोट डाउन करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है छोटा से छोटा चीज भी समझ में? बेसिकली हम लोग ये सब चीज पढ़े हैं, लेकिन फिर से पढ़ रहे हैं तो क्या होगा कि एक रिवीजन होगा, और यदि उस टाइम पे कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई हो या नहीं समझ में आई हो तो अभी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो तो अभी क्या लिखेंगे हम लोग? प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। ठीक है, कैथोड रे का क्या क्या प्रॉपर्टी होगा? पहला प्रॉपर्टी क्या था? कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इन स्ट्रेट लाइन। तो कैथोड रे क्या होता था? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है एट ए हाई वेलोसिटी, at a high velocity and generate normally from the surface of the cathode। ठीक है, तो कैथोड रे के बारे में बोल रहे हैं कि कैथोड रे क्या हो रहा है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, और उसका बहुत हाई वेलोसिटी है, और वो क्या कहां से जनरेट हो रहा है? सरफेस ऑफ कैथोड से जनरेट हो रहा है, मतलब कैथोड के सतह से, मतलब उसके अपर सरफेस से जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये चीज बताए। कैसे जाने कि कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है? ये बात कैसे बोल रहे हैं? तो ये लोग क्या किए ना कि कैथोड रे जैसे जनरेट हो रहा था, तो ये लोग क्या किए, बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिए, कोई ऑब्जेक्ट रख दिए। ठीक है, मान लो एक ऑब्जेक्ट रख दिए बीच में, तो यहाँ से कैथोड रे जा रहा था, तो इस ऑब्जेक्ट का शैडो यहाँ पे बन रहा था। ठीक है, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का शैडो यहाँ पे बन रहा, तो इससे पता चला कि ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा, तब इसका शैडो यहाँ बन रहा। ठीक है, तो ये चीज ऐसे पता कर लिए कि स्ट्रेट लाइन में कैथोड रे मूव करता है। तो दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे। ठीक है, चलो दूसरा प्रॉपर्टी क्या था? दे आर अ बीम, दे आर ए बीम ऑफ माइन्यूट, दे आर ए बीम ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स, minute particles having definite mass, and velocity, ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि दे आर अ बीम ऑफ माइन्यूट मटेरियल पार्टिकल्स, मतलब जो रे निकल रहा है कैथोड रे, ठीक है, जो कैथोड रे निकल रहा है वो क्या है, उसमें ना छोटा छोटा पार्टिकल है, माइन्यूट पार्टिकल। तो ये जो माइन्यूट पार्टिकल है ना, इसी को आगे जाके क्या बोल दिए? इलेक्ट्रॉन बोल दिए। समझ रहे हैं? इसी माइन्यूट पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन बोल दिए। बात समझ में आ रही है? किसी को कोई भी दिक्कत है यहाँ तक जो भी मैं बोल रहा हूँ, या मेरे मतलब बात को समझने में, या फिर कोई भी चीज में दिक्कत है तो बता सकते हैं अभी। ठीक है, चैट बॉक्स का यूज करें, थोड़ा लिखे वहां पे ताकि लगे कि है लोग क्लास में। ठीक है, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट काम है कि ऐसे खड़ा होके बोलते रहना। ठीक है, आप लोग क्लास में हैं तो थोड़ा एहसास दिखा ये कि यू ऑल आर प्रेजेंट इन द क्लासरूम एंड यू आर गेटिंग द थिंग्स व्हिच इज बीइंग डिलीवर्ड। जो बताई जा रही है वो आपको समझ में आ रही है, उसको बताने का माध्यम है आपका चैट बॉक्स। ठीक है, तो आप उसमें बता सकते हैं। So they are a beam of minute particles having definite mass and velocity। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, आप लोग लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इसको नोट डाउन करते हैं। इसमें क्या है ना कि ये बात कैसे बता रहे हैं, ये बात कैसे पता चला कि माइन्यूट बीम ऑफ पार्टिकल है? तो ये क्या किया, जो ट्यूब था,
ठीक है। जो ट्यूब है यहाँ पे कैथोड था, यहाँ पे एनोड है, तो यहाँ पे बीच में क्या किया ना, एक लाइट पैडल बोल के होता है, उसको रख दिए। ठीक है, लाइट पैडल को रख दिए, मतलब यदि कोई लाइट में कुछ पार्टिकल होगा, ठीक है, कुछ पार्टिकल होगा लाइट में, तो ये पैडल घूमना चालू हो जाएगा। तो यहाँ से जब कैथोड रे इधर गया तो ये पैडल अपने आप रोटेट करना चालू कर दिया। तो इससे पता चला कि इसमें कुछ पार्टिकल्स है, जो पार्टिकल ये पैडल में स्ट्राइक करके इसको घुमा के आगे निकल जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये बोल दिए दे आर अ बीम ऑफ माइन्यूट पार्टिकल हैविंग डेफिनिट मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, चलो इसके बाद थर्ड क्या था। थर्ड देखो, बोले कि दे कंसिस्ट ऑफ, धीरे बता रहा हूं, दे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली, ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये कैसे बताए, कैसे जान गया कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो इसको जानने के, देखो कोई भी बात हवा में नहीं करना होता है, जब भी जो बात कर रहे हैं उसका कुछ प्रमाण देना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए ये लोग पहले एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसके बाद अपना कंक्लूजन दे रहे थे। तो इनका ये बात कैसे बताया कि नेगेटिवली चार्ज है। तो ये क्या कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल था, एक नेगेटिव टर्मिनल था। अब क्या कि यहाँ से कैथोड रे को पास करा दिया। ठीक है, कैथोड रे को, इधर ये कैथोड है, सी लिख रहा हूँ कैथोड, और ये है एनोड। ठीक है, ये एनोड है। अब यहाँ से जब कैथोड रे जनरेट हुआ ना, तो यहाँ से जब कैथोड रे जनरेट हुआ, देखो यहां से जनरेट हुआ, तो ये यहाँ पे आके गिरना चालू होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे इसको पता चला कि इधर इस तरफ मुड़ रहा है, तो ये नेगेटिव था, इसलिए पॉजिटिव की तरफ आके गिरा। तो इससे ये कंक्लूजन दे दिए कि दे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। जो कैथोड रे है उसमें कैसे पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ गिर रहे हैं। यदि क्यों, क्योंकि पता है ना, नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। और पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा। तो ये नेगेटिवली चार्ज था, इसलिए पॉजिटिव की तरफ आके गिर गया। समझ रहे बात। तो इसलिए बोल दिया कि जो कैथोड रे है दे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहे हैं, कैथोड रे अफेक्ट्स, कैथोड रे अफेक्ट्स फोटोग्राफिक प्लेट्स, फोटोग्राफिक प्लेट्स। ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट्स। और फिफ्थ में क्या है, मतलब फोटोग्राफिक प्लेट तो कहानी पढ़े ही है, जो पहले का रील आता था इस तरीके का, कैमरा में जो रील लगता था, ठीक है, जिसमें दोनों तरफ ऐसे छेद छेद बना रहता था। तो इसको जब धूप में ये सब में लाते थे, लाइट में एक्सपोज करते थे, खराब हो जाता था। उसी तरह यदि कैथोड रे के एक्सपोजर में हम किसी फोटोग्राफिक प्लेट को ले आएंगे तो वो खराब हो जाएगा। इसी तरह से द नेचर ऑफ कैथोड रे इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये पूछ सकता है। द नेचर ऑफ कैथोड रे, द नेचर ऑफ कैथोड रे is independent, cathode ray is independent of the nature of gas, of the nature of gas used, the nature of gas used in डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, उस ट्यूब में हम कौन सा गैस डाल रहे हैं। ठीक है, जैसे ये जो ट्यूब बना है, इस ट्यूब में हम कोई भी गैस डाल दें, सोडियम मतलब हाइड्रोजन डाल दे, ऑक्सीजन डाल दे, नाइट्रोजन, कोई भी गैस डाल देंगे ना, कोई भी गैस डाल दे, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कैथोड रे का प्रॉपर्टी क्या था, नेचर ऑफ कैथोड रे, जो भी नेचर है कैथोड रे का ना, वो कोई भी गैस कुछ भी डाल दो सेम रह रहा था। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, ये पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे। फिर क्या बोले, फिर एक और पॉइंट लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लिखते जाओ। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं, व्हेन कैथोड रे, व्हेन कैथोड रे, व्हेन कैथोड रे falls, fall on material, on material having high atomic mass, having high
एटॉमिक मास, ठीक है। क्या हो रहा है, द टाइप ऑफ न्यू टाइप ऑफ पेनिट्रेटिंग न्यू टाइप ऑफ पेनिट्रेटिंग न्यू टाइप ऑफ पेनिट्रेटिंग rays of very small wavelength, very small wavelength are emitted, which are called X-rays, ठीक है। इसमें क्या हुआ ना कि बोल रहे कि हम कैथोड रे को किसी हैवी मास वाले मेटल प्लेट पे या फिर मटेरियल पे क्या कर रहे हैं, उसको गिरा रहे हैं। मान लो यहाँ पे कोई हैवी मास प्लेट रख दे जिसका मास बहुत ज्यादा है, ठीक है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, एटॉमिक मास इसका ज्यादा है, मान लो टंगस्टन ये सब का होता है एटॉमिक मास ज्यादा। अब इसके ऊपर हम कैथोड रे को ये कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, या फिर इसके ऊपर कैथोड रे से स्ट्राइक कर रहे हैं, तो यहाँ से नया रे निकलना चालू हो जाएगा जिसको हम लोग एक्सरे बोलते हैं। और एक्सरे अभी देख रहे हो मेडिकल फील्ड में कितना यूजफुल है, वही एक्सरे है, ठीक है। और एक्सरे क्यों नाम रख दिए थे, कल के क्लास में बताए थे कि इसका कुछ नाम समझ में नहीं आ रहा था, तो मैथ्स में जैसे बोलते हैं ना कि लेट द नंबर बी एक्स, चलो माना कि इसकी उम्र एक्स होगी, उस तरह से रख दिए, तो और आज तक इसका नाम एक्सरे ही रह गया। समझ रहे बात, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ क्या थे, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे थे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट है किसी को भी? सुमित भंडारी सर, दुर्गेश सिंह राजपूत सर, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब क्या है ना कि अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे जो नेगेटिव इसका बात कर रहे थे हम लोग, नेगेटिव पार्टिकल है, तो थॉमसन उस नेगेटिव पार्टिकल का नाम रखे नेगाट्रॉन, ठीक है। थॉमसन जो थे ना उसका नाम क्या रख दिए, नेगाट्रॉन नाम रख दिए। ये जो पार्टिकल, नेगेटिव पार्टिकल, पता चल गया कि कैथोड रे कैसे बना है, पार्टिकल से बना है, तो वो कौन सा पार्टिकल है, नेगेटिव पार्टिकल है। तो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, थॉमसन जो साइंटिस्ट थे थॉमसन, वो क्या बोले कि उसका नाम होना चाहिए क्या, नेगाट्रॉन, ठीक है, उसका नाम होना चाहिए नेगाट्रॉन। लेकिन फिर उसका नाम को चेंज कर दिया गया, नेगाट्रॉन से क्या बोला गया कि इलेक्ट्रॉन नाम होगा। इलेक्ट्रॉन जैसे घर में होता है ना, कोई बच्चा हुआ, नाम रख दिया पुन्नू, पुन्नू नाम रख दिया, तो पुन्नू से नाम कोई चाचा वाचा आके बोलते पुन्नू क्या नाम है, इसका नाम पुनीत रहेगा। उसी तरह से नेगाट्रॉन नाम रखे थे थॉमसन। तो एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था अस्टोने, क्या नाम था, अस्टोने नाम था इनका, ठीक है। तो ये बोले कि नेगाट्रॉन नहीं, इसका नाम रहेगा इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है? तो देखो यहां तक सब क्लियर है, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कर लिए, ठीक है। तो अब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको देखना है, इलेक्ट्रॉन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो देखना है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? अभी तक जो भी बताया उसमें कोई डाउट नहीं है। देखो अभी ये थॉमसन, कोई भी डिस्कवरी होती है तो कल के क्लास में बताया था कि कोई भी डिस्कवरी होती है तो उसमें एक साइंटिस्ट का इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उसमें उनकी टीम काम कर रही होती है, ठीक है, पूरी टीम काम कर रही होती है। लेकिन जो उसको लीड करता है उसका नाम हो जाता है। जैसे वर्ल्ड कप में बोले महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड कप जिता दिए, तो सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी नहीं जीता है, उसके पीछे और 11 लोग खेल रहे थे, समझ रहे? तो मान लो कोई उनका बात ही नहीं सुनता तो फिर नहीं जीत पाते। तो यही सब बात है, इसलिए जो लीडर रहता है उसका नाम होता है, बाकी लोग का उतना क्रेडिट नहीं मिलता है, बट इक्वली हर लोग करते हैं। तो इसी तरह से थॉमसन को क्रेडिट मिल गया इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी का, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ ना, थॉमसन चाहते तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब वही डिस्कवर कर सकते थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा खुश हो गया अपने अचीवमेंट से। तो इसलिए बोला जाता है कि जो पहला अचीवमेंट मिल रहा है, ठीक है, उस पर ज्यादा खुश नहीं हो जाना चाहिए, नेक्स्ट मतलब लगातार काम करते रहना चाहिए, ठीक है, ज्यादा काम करते रहना चाहिए। क्योंकि यदि पहला के बाद खुश होके तुम फेल हो गए तो सब बोलेंगे अरे इसका लक अच्छा था इसलिए इसको ये मिल गया, समझ रहे हो? तो इसलिए क्या करना चाहिए, रेगुलर और कंटिन्यू मेहनत करते रहना चाहिए, एक मिलने के बाद रुकना नहीं चाहिए। तो थॉमसन रुक गए, तो इनका कहानी बस इलेक्ट्रॉन तक है, फिर एक एटॉमिक मॉडल में इनका नाम सुनेंगे, फिर नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में
इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, देखो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन आर सब एटॉमिक particles which constitute cathode ray, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल है। सब एटॉमिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एटम को तोड़ दिए। डाल्टन क्या बोलते रह गए कि एटम नहीं टूटेगा नहीं टूटेगा, बोलते बोलते मर गए, लेकिन एटम टूट गया। तो अब एटम टूटा तो ये एटम के अंदर से निकल रहा है ना, तो ये सब पार्टिकल हो गया। जैसे स्कूल में सेक्शन होता है, सब सेक्शन होता है, उसी तरह से ये सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम के अंदर का पार्टिकल, इसलिए सब एटॉमिक हो गया। तो क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल है जो क्या करता है, कैथोड रे बनाता है। बहुत सारा इलेक्ट्रॉन एक साथ जाएगा तो उसको क्या बोल देंगे, कैथोड रे। पहला पॉइंट था ये। दूसरा, जे थॉमसन डिटरमाइन द चार्ज टू मास रेशियो, मतलब ई बाई एम रेशियो कैलकुलेट कर लिए। कौन, जे थॉमसन। किसका, इलेक्ट्रॉन का। ई मतलब क्या है, चार्ज है, एम मतलब मास है। मतलब मास कितना होगा इलेक्ट्रॉन का, चार्ज कितना होगा। तो चार्ज और मास को डिवाइड करके ये रेशियो निकाल लिए जे थॉमसन। 1.57588 इंटू 10 टू द पावर 8 कूलम पर ग्राम आया, ठीक है। कल के क्लास में बताया था कि यदि कोई साइंटिस्ट है, देखो जैसे ये कुलम है, तो कुलम नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे, उनके नाम को मतलब उनको रेस्पेक्ट देने के लिए ये चार्ज का यूनिट को कुलम बोलते हैं। तो जब हम किसी चीज को इस कैपिटल से लिखना चालू कर रहे हैं, कैपिटल से लिख रहे हैं, तो ये साइंटिस्ट का नाम है। लेकिन यदि हम इसी को स्मॉल से लिख रहे हैं, ठीक है, इसी चीज को यदि हम स्मॉल लेटर से लिखना चालू किए हैं, तो इसको हम बोलेंगे ये यूनिट है। ये वाला जो स्मॉल लेटर से लिखा है ये क्या है, ये यूनिट है। और ये जो कैपिटल से लिखा हुआ है ये साइंटिस्ट का नाम है। तो जब भी आप लोग बुक पढ़ते होंगे उसमें देखते होंगे कहीं पे कुलम कैपिटल में लिखा है, कहीं स्मॉल में लिखा है। तो जो स्मॉल में लिखा हुआ वो यूनिट को बता रहा है, और जो कैपिटल में लिखा हुआ वो साइंटिस्ट के नाम को बता रहा है, ठीक है। इसी तरह एम्पेयर का देखते होंगे, ये एम्पेयर जो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है, एम्पेयर ऐसे लिखा, तो ये साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है। लेकिन AMPER लिख दिया इस तरह से स्मॉल लेटर में, तो ये क्या है, ये यूनिट है, ठीक है। ये यूनिट है और ये साइंटिस्ट का नाम है। तो ये डिफरेंस पता रहना चाहिए, ठीक है। तो E/M का रेशियो बता दिए। ये क्लास कल का रिपीट टेलीकास्ट है, बार बार बता रहा हूँ। तो जो कल का क्लास किए हैं वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाए थे, इसलिए आज फिर से वही क्लास हो रही है, ठीक है। तीसरा क्या है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, ठीक है। तो ये चार्ज को फाउंड कौन किए थे, मिलिकन, रॉबर्ट मिलिकन नाम के एक साइंटिस्ट है, रॉबर्ट मिलिकन, ठीक है। रॉबर्ट मिलिकन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्लास 11 के बुक में आपको मिल जाएगा। तो ये रॉबर्ट मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किए थे, और इससे क्या फाउंड किए थे, चार्ज ऑन, कितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन में, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है वो निकाले थे। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। -19 कूलम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन में। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो गया। इसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला गया, इलेक्ट्रॉन का कितना मास होगा। देखो वेट वर्ड अलग है, बता दिया ना स्टार्टिंग में, इसलिए मास वर्ड आ रहा है। लोग सोच रहे हैं मास और वेट वर्ड अलग अलग, ठीक है। तो कैसे अलग है वो बता दिया। तो फोर्थ पॉइंट है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कितना मास होता है। तो E/M रेशियो अपने को पता थी, E/M रेशियो बताया कि 1.75 इंटू 10 टू द पावर 8 कूलम ग्राम, ठीक है, कूलम पर ग्राम आया, ठीक है। ये है E/M रेशियो। अब यहाँ से E का वैल्यू भी पता चल गया, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। E का वैल्यू आ गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब इसको क्या कर रहे हैं कि इससे डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मास निकल जा रहा है। तो जब मास मास निकला, ठीक है, तो मास कितना निकला, या फिर कैसे निकाल रहे हैं मास को, मास को सिंपल क्या कर रहे हैं कि ये जो चार्ज का वैल्यू है ना, इससे हम इसको डिवाइड कर दे रहे हैं। देखो ऐसे कर रहे हैं, मतलब चार्ज का वैल्यू कितना है
1.6 इंटू 10⁻⁻19, इससे इस वाले को डिवाइड कर रहा है 1.75 इंटू 10⁸8। तो इसको जब डिवाइड कर रहे हैं ना, तो इससे हम लोग को मास मिल जा रहा है। किसका मास मिल रहा है? इलेक्ट्रॉन का मास मिल जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास मिल जा रहा है, जिसको me लिख सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मिला? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये आ गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास को हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक है, मास को हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। चलो, ठीक है। अब देखो, अब क्या किया है कि एक पॉइंट में बताया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ हाइड्रोजन। थॉमसन ने दिया था, पूछ रहे हैं आप? इसमें तो वही लिखा है, इस नोट में तो मेरे पास यही लिखा है। हाँ, जे थॉमसन डिटरमाइन द चार्ज टू मास रेशियो। हाँ, थॉमसन ने दिया था, जे थॉमसन। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, थॉमसन ने दिया था, सही बात है। आप क्वेश्चन मार्क लगाए हो तो पूछ ही रहे हो, सही बात। चलो, इसके बाद क्या है ना कि देखो, ये क्या कर रहे हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब हम लोग का सोसाइटी में एक प्रचलन है, ठीक है, सोसाइटी में, समाज में हम लोग का एक प्रचलन है कि जब भी किसी को नीचा दिखाना है तो दूसरा से तुलना कर दो। अपना बेटा नहीं पढ़ रहा तो शर्मा जी का बेटा से तुलना कर दो। इसी तरह से यहाँ पे भी किया कि इलेक्ट्रॉन का मास का कंपैरिजन कर रहे हैं हाइड्रोजन से। ठीक है, हाइड्रोजन का तुलना कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन से, कितना क्या डिफरेंस है। तो क्या किए कि हाइड्रोजन का मास पहले पता था, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? तो मास ऑफ हाइड्रोजन H से दिखा रहा हूँ 1.008 AMU होता है। AMU का मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है, इसका मतलब है एटॉमिक मास यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। ये एटॉमिक मास यूनिट जो आगे जाके इसका नाम हो गया यूनिफाइड मास, इसका आगे जाके क्या हो गया नाम? यूनिफाइड मास, और इसको AMU के बदली U से दिखाने लग गया। ठीक है, तो इसीलिए देखे होंगे बुक में, पहले बचपन में पढ़े हैं तो ये बुक में देखें AMU की जगह अब U लिखा रहता है। पहले पुराने बुक में AMU, नए बुक में U लिखा रहेगा। तो एक AMU का मतलब क्या हो जाता है? मतलब हाइड्रोजन का मास ऐसे ग्राम व्राम में देखेंगे, ग्राम या केजी में, तो इस तरह से आएगा 1.73 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, ये हो गया मास ऑफ हाइड्रोजन। मास ऑफ हाइड्रोजन 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो ये मास हो गया हाइड्रोजन का। इलेक्ट्रॉन का मास अपने को पता है, ये है, तो दोनों को डिवाइड कर दिए। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ हाइड्रोजन को डिवाइड करके कंपेयर कर दिए कि कितना का डिफरेंस है, कितने गुना का डिफरेंस है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, शर्मा जी का लड़का तुमसे पढ़ने में 100 गुना तेज होगा, तो उसी तरह से यहाँ पे हो रहा है। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ H एटम, H एटम लिख रहा हूँ, यदि H2 लिखूंगा तो मॉलिक्यूल हो जाएगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और H एटम लिख रहा हूँ मतलब अकेला एक हाइड्रोजन है। ठीक है, अकेला का अकेले से तुलना होगा ना, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लिए तो एक हाइड्रोजन को ले रहे हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना था? 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का मास को यदि ग्राम में लिखेंगे तो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ठीक है, डिवाइड कर देंगे ना तो आ जाएगा 1837 के आसपास। मतलब यदि इलेक्ट्रॉन का मास तुम्हारा 1 यूनिट है तो हाइड्रोजन का मास तुम्हारा 1837 यूनिट है, मतलब 1837 यूनिट मास है हाइड्रोजन का, तो इलेक्ट्रॉन का 1 है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन के मास के सामने कुछ नहीं है, 0 है। समझ रहे? इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास को ना कहीं जिक्र नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत मतलब कम ही इलेक्ट्रॉन का मास, सिर्फ मोल कंसेप्ट जब चैप्टर पढ़िएगा तब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड क्वेश्चन आ भी सकता है, अदरवाइज ऐसे में आपको कोई कहीं पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सुनने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा कम है। एक हाइड्रोजन का मास आप देख रहे हैं कि नियर अबाउट 2000 पहुंच रहा, मतलब 2000 के आसपास पहुंच रहा है, और ये सिर्फ 1 kg है। यदि ये 1 kg और ये 2000 kg, तो
इसलिए इसका मास को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का मास को नेग्लेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ये सब था क्या था, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी तरह से अब प्रोटॉन का डिस्कवरी पढ़ेंगे हम लोग। इलेक्ट्रॉन के बारे में सब पढ़ लिए, प्रोटॉन का ये सब सिलेबस का पार्ट है, ये सब सिलेबस में दिया हुआ है आपका कि पढ़ना है। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो कुछ कुछ प्रॉपर्टी भी हम लोग साथ ही साथ डिस्कस करते जा रहे हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ। ठीक है, प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ। यहां तक कोई डाउट है किसी को, पढ़ने में बोरिंग लग रहा है क्या, क्लास बोरिंग लग रहा है, बता सकते हैं। कुछ नया सीख रहे हैं, बोरिंग लग रहा है सब कुछ। 7 लोग बचे हैं, भाग गए सब। शिवम सर बताइए। ठीक है, मजा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है कुछ पढ़ने में। ठीक है सर, थैंक यू सर। आप लोग ऐसे ही मतलब लिखते रहिए बीच बीच में कुछ, ताकि हमको लगे कि मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पे, वी आर टुगेदर। ठीक है, सो अब देखिए, अब क्या हुआ ना, मैं आपको बताया एक बार कि जब आदमी अपना पहला सक्सेस से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है ना, तो आगे उसको चीजें नहीं मिलती है, आगे चीज वो अचीव नहीं कर पाते। ठीक है, आगे चीजों को अचीव करने में ज्यादा दिक्कत होती है। इसी तरह थॉमसन का हुआ, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी करके ना वो शांत हो गए, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी करके बैठ गए, खुश थे बहुत ज्यादा, नोबेल प्राइज वाइज मिला होगा उनको तो बहुत ज्यादा खुश थे। जैसे मान लो आप लोग प्रिंसिपल बन जाओगे, उसके बाद थोड़ी कुछ करोगे, प्रिंसिपल बन गए सब, अपना जिसको आगे करना रहे वो आगे करेंगे, अदरवाइज रुक जाएंगे, मैक्सिमम लोग ऐसे ही करते हैं। तो इसी तरह थॉमसन भी किए। तो उसके बाद फिर ना सेम चीज, उसके बाद जो उनके कंटेम्प्रेरी थे, मतलब जो उनके साथ वाले साइंटिस्ट लोग थे, ठीक है, वो लोग आए, वो भी क्या किए ना, वो भी इसी तरह से एक डिस्चार्ज ट्यूब को उठा लिया, वो एक डिस्चार्ज ट्यूब को उठा लिया। ठीक है, उनका नाम क्या था ना, उनका नाम था ई गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन। ठीक है, उनका नाम क्या था, ई गोल्डस्टीन। तो हो सके ई गोल्डस्टीन को अपने घर में डांट वांट मिलता होगा कि देखो थॉमसन इलेक्ट्रॉन का खोज कर दिया, तुम भी उसी के साथ पढ़ता था, तुम लाइफ में क्या कर पाए। तो ये बोलो कि अब हम भी कुछ करेंगे। तो ये क्या किए, ये भी एक डिस्चार्ज ट्यूब उठा लिया। ठीक है, अब डिस्चार्ज ट्यूब उठा के ये क्या किए, ये भी कुछ दिमाग लगाना चालू कर दिए कि हम भी कुछ करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन खोजा तो हम भी कुछ खोजेंगे। ठीक है, तो अब थॉमसन कैसे क्या कंट्रीब्यूशन दिए ना, वो चीज हम लोग देखेंगे। ऐसे हंसते हो तो अच्छा लगता है। ठीक है, चलो, क्लास में लगता है कि थोड़ा कुछ जान है। मैं थोड़ा पानी पी रहा हूँ, फिर क्लास स्टार्ट करता हूँ। थैंक यू। तो अभी समय हो रहा 5:22, हम लोग लगभग 1.5 घंटे से लगातार क्लास चालू किए हुए हैं। ठीक है, तो अच्छा है आपका पेशेंस और आपका जुनून कि आप बैठ के क्लास सुन रहे हैं, इतना बोरिंग लेक्चर में भी आप लोग हंस रहे हैं, तो दैट्स गुड। ठीक है, तो देखो थॉमसन क्या, अब हम ई गोल्डस्टीन के पास आ गए। ये बात चल रही है 1886 की। ठीक है, 1808 में डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी था, नेक्स्ट था 1909। उसके बाद रुको, उसके बाद का टाइम मैं बता दे रहा हूँ। देखो टाइम जानने से क्या होता है ना, पता चल जाता है कुछ कुछ। 1859 की बात थी, 1859 में कैथोड रे आ गया, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी का कुछ डेट दिया हुआ यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, 1897 तक बात पहुंची है, जब थॉमसन मतलब 1897, और ये उसी के आगे पीछे काम चालू कर दिए। मतलब 1897 में क्या दिया हुआ है ना, E/M रेशियो निकाल चुके थे थॉमसन उस टाइम पे, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो चुका था इससे पहले ही। अब इसके बाद हम लोग आते हैं एनोड में। ठीक है, तो ये क्या किया ना, ई गोल्डस्टीन क्या किए हैं, 1886 की कहानी है ई गोल्डस्टीन की। वो भी सेम डिस्चार्ज ट्यूब उठाए, उसमें भी एक प्रेशर कंट्रोल करने का चीज लगा हुआ था। अब वो क्या किए ना, वो कुछ नहीं किए, वो भी वही चीज लिए, यहाँ पे एक एनोड लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एनोड लगा हुआ है, एनोड। ठीक, जिसको पॉजिटिव वाला बता रहे थे, एनोड। और यहाँ पे एक कैथोड लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी कैथोड लिया हुआ है, कैथोड। ठीक, तो कैथोड लिए, बट ये जो कैथोड लिए थे ना, इसमें क्या किया, इसमें छेद कर दिया। क्या कर दिया, इसमें थोड़ा छेद कर दिया। थॉमसन का जो कैथोड रे था, डिस्चार्ज ट्यूब था, उसका कैथोड इंटैक्ट था, मतलब उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं किया था। बट ई गोल्डस्टीन सेम चीज लिए और उसमें थोड़ा छेद कर दिया यहाँ पे। ठीक है,
उसके बाद बोले अब करके देखते क्या होता है। ठीक है, अब करके देख रहे हैं कि क्या होता है। फिर वही कहानी शुरू हो गया। इसमें भी क्या किया, प्रेशर को बढ़ा दिए, मतलब वोल्टेज बढ़ा दिया और प्रेशर घटा दिए 10,000 वोल्ट के आसपास, और ये 0.01 mmHg के आसपास ले आए। ठीक है, इतने के आसपास ये लोग ले आए। ओह चलो कम। आपने इंट्रो नहीं दिया क्या? मैं इंट्रो तो दिया था ना, मैं इंट्रो दिया था। मेरा नाम निलेश है, मैं बीआईटी मिश्रा से पढ़ा हूँ और गेट और जीपेट निकाला हूँ। ठीक है, इंट्रो तो दिया था। चलो ठीक है, तो एनोड हो गया। और ये देखो ये क्या है ना, अब ये सेम सेटअप है, इसका नाम कैथोड है, इसका नाम एनोड है। ई गोल्डस्टीन लिए घर से गाली सुन के आए, अब उठाए अपना वही सेम जो थॉमसन एक्सपेरिमेंट करके फेंक दिया, वही चीज उठाए, इसमें इसमें छेद कर दिया इसका कैथोड। अब क्या किया, वोल्टेज अप्लाई करके देखना चालू कर दिया। तो इनको क्या दिखा ना कि इनको जो जो थॉमसन को दिखा था वो सब चीज तो दिखाई, ठीक है, जो जे थॉमसन को दिखा था वो सब चीज उनको उसको इसको भी दिखा, ई गोल्डस्टीन को भी दिखा, बट थोड़ा चीज चेंज हो गया। थोड़ा इनको क्या दिखा ना, ये देखो, इनको दिखा कि एनोड से कुछ चीज निकल रहा है, एनोड से कुछ चीज निकल रहा है और कैथोड के ये सब छेद से पार हो रहा है। ठीक है, नया चीज दिख गया कि एनोड से कुछ चीज निकल के कैथोड के तरफ जा रहा है। ठीक है, एनोड से कुछ निकल रहा है ऐसा, मतलब कलरफुल पैटर्न ये सब कुछ दिख रहा होगा, बट ऐसा कुछ उनको दिखा कि कुछ चीज एनोड से निकल रहा है और कैथोड की तरफ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कैथोड के पास यहाँ पे चमक रहा है। उस टाइम पे एनोड के पास चमकता था, अब कैथोड के पास चमक रहा है। ठीक है, ये चीज दिखा किसको, ई गोल्डस्टीन को। ठीक है, सेम चीज किए, सब इनको उल्टा चीज दिखना चालू हो गया। लिखा हुआ है कि नॉट ओनली कैथोड रे वेर प्रोड्यूस्ड, इनका जो स्टेटमेंट है, मतलब उनको जो दिखा, ये लिखा हुआ नॉट ओनली कैथोड रे वर प्रोड्यूस्ड but also a new type of also a new type of also a new type of rays were also a new type of rays were produced simultaneously। ठीक है, मतलब एक साथ दोनों चीज हो रही थी साइमल्टेनियसली फ्रॉम एनोड। मतलब कैथोड से वाला जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन जो इनको अलग दिखा, ठीक है, जो इनको अलग दिखा वो उसके बारे में हम लोग को बता रहे हैं। ठीक है, तो जो अलग दिखा वो क्या दिखा, ये चीज कि एनोड से निकल के कैथोड की तरफ कुछ चीजें जा रही हैं, तो इसका नाम ये रख दिए एनोड रे। इसका नाम क्या रख दिए, एनोड रे। जैसे उस टाइम कैथोड से निकल के एनोड की तरफ आ रही थी, तो उसका नाम क्या रख दिए थे, कैथोड रे नाम रख दिए थे। ठीक है, अब इसका नाम क्या रख दिए, एनोड रे नाम रख दिए। ठीक है, एनोड रे नाम रख दिए। तो एनोड रे नाम रखे, और एक दूसरा नाम क्या था, कैनाल रे। ठीक है, कैनाल रे। क्यों कैनाल रे, क्योंकि यहाँ पे जो छेद किया है ना, इसको हम लोग कैनल बोल सकते हैं। कैनल मतलब क्या होता है कि जैसे कोई नाला, सीवेज कैनल नाम सुने हो आप लोग, लूसेंट पढ़े होंगे तो, स्वेज कैनल ये सब होता है, तो उसी तरह कैनल है, ये सब छेद कर दिए तो यहाँ से एक्स्ट्रा जा पा रहा है, तो इसलिए इसका नाम या तो एनोड रे बोलेंगे या तो कैनाल रे बोलेंगे। ठीक है, ये बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। परफोरेटेड कैथोड बोल सकते हैं इसको, इसको क्या बोल रहे हैं, परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड मतलब छेद कर दिए। ठीक है, परफोरेटेड कैथोड। 8 लोग 9 लोग बचे। ओ चलो, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, फिर क्या हुआ ना कि ये जब कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, तो जे थॉमसन को बुला के दिखाए, देखो हम क्या किए हैं, हम भी ये कर रहे हैं। तो बोला अच्छा ये ऐसा है, तो एक काम करो, जब एक आदमी एक्सपर्ट हो जाता, कुछ कर लेता, तो वो झूठ कहा के ना दूसरा को भी ज्ञान देता है। तो इसको बोला कि तुम इसका नाम क्या बोल रहे हो, एनोड रे, कैथोड रे, तो इसका नाम पॉजिटिव रे भी रहेगा।
ठीक है, इसका नाम क्या रहेगा, पॉजिटिव रे भी रख सकते हैं, ये बोल दिए जे जे थॉमसन। ये सब सब ऐसा ही बात है। ठीक है, तो तीन चीज बोल सकते हैं, एनोड रे, कैथोड रे, पॉजिटिव रे। ये पॉजिटिव रे बताए थे जे जे थॉमसन। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रे पढ़ेंगे। एनोड रे का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, एनोड रे का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रे, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन, उसके बाद फिर थोड़ा कुछ, कल का क्लास में इतना ही कुछ हुआ था, कल के क्लास में बहुत लोग थे, 50-60 लोग थे, तो सब लोग पढ़ रहे थे। और आज अभी कम है क्योंकि ये रिपीट टेलीकास्ट है, तो लोग अपना टाइम कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि वो अच्छे से रिजल्ट ला पाए। कल का क्लास रिकॉर्ड हो जाता तो आज हम लोग कुछ आगे पढ़ते। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रे। एनोड रे का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, सेम कहानी, पहला, एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, सीधा लाइन पे क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। कैसे जानेंगे, बोलने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है क्या, क्या बोल रहे हैं, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। अजय सर, आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या, अभी आ रही है, सबको क्लियर आ रही है। ठीक है, ठीक है, तो हो सके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। एनोड रे क्या बोल रहे हैं ना, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैसे पता करते थे, बीच में कुछ ऑब्जेक्ट रख दिए, शैडो इधर बन रहा, पीछे उसके बन रहा, तो स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। ये सब बचपन में भी एक्सपेरिमेंट किए सब, 3-4 क्लास में। ठीक है, फिर वही कहानी कि लाइट पैडल को ये भी रोटेट कर रहा है। दीज रेज रोटेट, ठीक है, दीज रेज रोटेट द लाइट पैडल व्हील, लाइट पैडल व्हील जो बताया था ना, ऐसा करके डायग्राम बनाया था ऐसे वाला। ठीक है, लाइट पैडल व्हील, इसको बीच में रख दे, इधर से एनोड रे चला रहे तो ये घूमना चालू होता है। दीज रेज रोटेट लाइट पैडल व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ, प्लेस्ड इन देयर पाथ। ठीक है, दिस shows एनोड रे आर मेड ऑफ मटेरियल पार्टिकल। इससे क्या पता चल रहा है कि इसमें भी कुछ पार्टिकल है, तब ना इसको घुमा पा रहा है। यदि सीधा लाइट होता, मान लो टॉर्च जलाएंगे इसके ऊपर, ये थोड़ी घूमेगा। लेकिन ये एनोड रे है, ये नॉर्मल टॉर्च का लाइट नहीं है, ये एनोड रे है, तो इसलिए ये क्या कर रहा है, इसको रोटेट करा दे रहा है। मतलब इसमें कुछ पार्टिकल है, ठीक है, कुछ पत्थर है इसके अंदर। ठीक है, तो इसलिए इसको घुमा, मतलब कुछ पार्टिकल्स है, इसलिए इस पे स्ट्राइक करके इसको घुमा दे रहा है। तो ये चीज बोले, इससे क्या पता चल रहा है कि इसमें कुछ मटेरियल है। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है, this shows that anode rays are made up of material particle, are made up of material particles। ठीक है, फिर क्या है, एनोड रे आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। एनोड रे क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो रहा है। देखो, जब क्या किया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए, ठीक, इधर पॉजिटिव चीज है, इधर नेगेटिव चीज है। अब यहाँ से क्या जा रहा है, एनोड रे जा रहा है। तो एनोड रे गया ना, तो यहाँ इधर मुड़ रहा है। जैसे कैथोड रे किधर मुड़ा था, पॉजिटिव की तरफ, तो एनोड रे नेगेटिव की तरफ मुड़ रहा है। तो इससे क्या पता चल गया कि एनोड रे में कैसा पार्टिकल है, पॉजिटिव पार्टिकल है। ठीक है, पॉजिटिव पार्टिकल है, ये पता चल गया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एनोड को लगाए, ठीक है, एनोड रे को, तो क्या हो गया कि वो नेगेटिव की तरफ मुड़ना चालू हो गया। ठीक है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, they get deflected toward negative plate, ठीक है। इसका भी वही है कि दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, पूरा कॉपी पेस्ट है। ठीक है, दे अफेक्ट
फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है, ये बता दिया पहले के जमाने में होता था कैमरा में। अब देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना वो क्या था कि कैथोड रे डिपेंड नहीं करता था कि कैसा गैस हम यूज किए हैं, लेकिन एनोड रे का जो नेचर है, मतलब नेचर ऑफ एनोड रे, नेचर ऑफ एनोड रे डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ गैस यूज, द टाइप ऑफ गैस यूज, मतलब कैसा गैस हम यूज किए उसके हिसाब से इसका नेचर क्या होगा, चेंज होते जाएगा। किसका? एनोड रे का। बट कैथोड रे में ये सब कहानी नहीं था। कैथोड रे में क्या था कि जो भी गैस लो सेम प्रॉपर्टी सेम नेचर मिलता था। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो बताएंगे, नोट कर लीजिए इसको। कोई डाउट है यहां तक? ठीक है, ठीक है, इसको हटा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ ना कि देखो जैसे ई बाई एम रेशियो कैलकुलेट कर रहे थे, मतलब जब कैथोड रे भी बना था तो ई बाई एम रेशियो कैलकुलेट कर रहे थे, मतलब चार्ज बाय मास रेशियो। ठीक है, तो उसी तरीके से जब प्रोटोन एनोड रे का भी डिस्कवरी हो गया ना, एनोड रे का भी, तो अभी बताया कि एनोड रे में जब हम गैस चेंज कर रहे थे, डिस्चार्ज ट्यूब में गैस चेंज कर रहे हैं ना, तो एनोड रे में क्या हो रहा है कि उसका नेचर चेंज हो जा रहा है, लेकिन कैथोड रे में नेचर चेंज नहीं हो रहा था। तो ठीक है, तो जब एनोड रे में क्या किए, ई बाई एम रेशियो चालू करना, कैलकुलेट करना चालू किए, ई बाई एम रेशियो। मान लो ई बाई एम रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं हाइड्रोजन के लिए, फिर ई बाई एम रेशियो कैलकुलेट किए हीलियम के लिए, फिर ई बाई एम रेशियो कैलकुलेट किए किसी और गैस के लिए। ठीक है, इस तरह से ई बाई एम कैलकुलेट किए, बहुत सारे गैसेस को डाल डाल के चेंज करते गए, और ई बाई एम रेशियो हर चीज के लिए कैलकुलेट किए, चार्ज बाय मास रेशियो। ठीक है, तो सबका कुछ कुछ वैल्यू आया। ठीक है, सब सब केस में कुछ कुछ वैल्यू आया। तो जो वैल्यू हाइड्रोजन के केस में आया, ठीक है, जो वैल्यू हाइड्रोजन के केस में आया, जैसे 9.579 इंटू 10⁴ कूलम, ठीक है, कूलम पर ग्राम, ये हाइड्रोजन के केस में वैल्यू आया। इसके भी हीलियम के केस में भी कुछ आया होगा, दूसरे गैस के केस में भी कुछ आया होगा। तो ये क्या बोले ना कि जो हाइड्रोजन के केस में जो ई बाई एम का वैल्यू आया है, ये वैल्यू सबसे मैक्सिमम है। मतलब हम कोई भी गैस और भी कोई गैस यूज कर ले रहे हैं ना, तो उसमें जो भी वैल्यू आ रहा है उसमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का वैल्यू हो रहा है। ठीक है, जैसे आप लोग अभी प्रिंसिपल का एग्जाम भरोगे तो इसमें किसको सीट मिलेगा, जो सबसे ज्यादा नंबर लाएगा उसी को सीट मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह हाइड्रोजन वाला जब एक्सपेरिमेंट किए तो इसमें क्या हो गया ना कि हाइड्रोजन को सबसे ज्यादा वैल्यू मिल गया, हाइड्रोजन का जो ई बाई एम का वैल्यू था वो सबसे ज्यादा आया। तो इसमें क्या बोले कि दिस वाज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई बाई एम ऑब्जर्व्ड। ठीक है, ई बाई एम का सबसे ज्यादा वैल्यू इसमें आया, हाइड्रोजन के केस में आया। तो मतलब लिखे इसके लिए कि दिस वाज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई बाई एम ऑब्जर्व फॉर एनी पॉजिटिव पार्टिकल। इसको लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू आ रहा है ना हाइड्रोजन के केस में, तो दिस वाज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई बाई एम, ई बाई एम इन केस ऑफ एनी पॉजिटिव पार्टिकल। ठीक है, इन केस ऑफ एनी पॉजिटिव पार्टिकल। ठीक है, तो इसलिए क्या बोल दिया कि पॉजिटिव पार्टिकल, तो इसलिए बोले कि जो हाइड्रोजन जो पॉजिटिव पार्टिकल दे रहा है ना, उसका ई बाई एम रेशियो सबसे ज्यादा आ रहा है। तो इसलिए बोल दिया कि हाइड्रोजन जो पॉजिटिव पार्टिकल दे रहा है उसको क्या बोल दिया कि प्रोटॉन बोल दिया, और उसी को मतलब फंडामेंटल पार्टिकल मान लिया। ठीक है, उसी को फंडामेंटल पार्टिकल मान लिया। मतलब
कि सबसे ज्यादा ई बाई एम रेशियो किसके कारण आ रहा था, हाइड्रोजन के कारण। तो बोल दिए कि हाइड्रोजन से जो पॉजिटिव पार्टिकल मिल रहा है, हाइड्रोजन से जो पॉजिटिव पार्टिकल मिल रहा है वही फंडामेंटल है पॉजिटिव पार्टिकल्स का, वही सबसे मतलब जो फंडामेंटल पार्टिकल होगा उसी को हम फिर प्रोटॉन बोल देंगे। जैसे मान लो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन से पॉजिटिव पार्टिकल क्या मिलेगा, H प्लस मिलेगा। तो ये जो H प्लस बन रहा है ना, इसी को हम बोल देंगे कि ये प्रोटॉन हो गया। ठीक है, इसी को क्या बोल दिए कि ये प्रोटॉन हो जाएगा। ठीक है, इससे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। हाइड्रोजन में होता भी क्या है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमता है, ये सब आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे एक प्रोटॉन था, और हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो कल के क्लास में हाँ, ई बाई एम रेशियो निकालने का कोई खास मतलब नहीं। अब वैसे तो ये सब मतलब वैसे देखो, वैसे देखेंगे ना तो एटम के बारे में ये सब पढ़ने का भी कोई खास रीजन नहीं था, लेकिन वो लोग पढ़ रहे थे तो अब उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं ना, तो वो ई बाई एम रेशियो यदि निकाल ले रहे हैं तो आगे उसको मास निकालने में कोई मतलब हो सके कि हेल्प मिल जाए, या कुछ आगे पढ़ने में उस स्टडी करने में कुछ हेल्प मिल जाए, ये उनके माइंड में होगा। ठीक है, इसलिए ई बाई एम रेशियो को कैलकुलेट कर रहे थे। जैसे ई बाई एम रेशियो के बेसिस पे बोल दिया कि हाइड्रोजन का ही पार्टिकल से प्रोटोन बन रहा है। बात समझ रहे हैं? अच्छा क्वेश्चन पूछे आप। ठीक है, हु इज हाइड्रोजन हियर, ये कैसा क्वेश्चन, मतलब मैं नहीं समझ पाया आपकी बात। ई बाई एम रेशियो का मतलब समझ रहे हैं क्यों निकाल रहे हैं, कि जैसे ई बाई एम रेशियो निकाल मतलब कुछ एक क्राइटेरिया चाहिए ना, किससे जज करेंगे, कैसे जज करेंगे कि कौन कैंडिडेट प्रिंसिपल बनने के लिए बेस्ट है। तो मान लो ई बाई एम कैलकुलेट कर लिए, सबका सबका मार्क्स कैलकुलेट कर लिए, सबसे एग्जाम ले लिए, तो इस तरह से ये ई बाई एम कैलकुलेट करके देख लिए। समझ रहे बात, ये एक रीजन हो सकता है। श्योर क्या है ये मैं नहीं बता सकता। ठीक है, कि ये ई बाई एम रेशियो, सुमित सर आपको समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ आपको, डाउट जो ई बाई एम रेशियो का जो पूछे आप। हाइड्रोजन क्या है सर, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन एलिमेंट है एक तरह का। हाँ सर, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, आज का क्लास तो रिकॉर्डिंग के लिए ही चल रहा है। सुमित सर आपका डाउट क्लियर है? ठीक है, शिवम सर आपका डाउट आप पूछ रहे हैं हाइड्रोजन क्या है, तो सर हाइड्रोजन गैस है सर, ट्यूब में भर रहे हैं उसको। ठीक है, एक तरह का एलिमेंट है हाइड्रोजन भी। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, तो ई बाई एम रेशियो से बता दिए, सबसे मैक्सिमम ई बाई एम रेशियो पॉजिटिव पार्टिकल के केस में हाइड्रोजन से मिला। हाइड्रोजन एक गैस था। ये जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना सर, इसमें हम लोग हाइड्रोजन गैस डाल रहे थे, कभी क्लोरीन गैस डाल दे रहे, अलग अलग गैस डाल के कर रहे थे, तो हमको अलग अलग ई बाई एम वैल्यू मिल रहा था। तो ई बाई एम जिसका सबसे ज्यादा आया उसको हम प्रोटॉन मान लिए, उससे उससे जो पॉजिटिव पार्टिकल जनरेट होगा उसको हम लोग प्रोटॉन बोल दिए। ठीक है, और ये प्रोटॉन वर्ड का नाम कौन रखा था, रदरफोर्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने ये प्रोटॉन वर्ड का नाम रखा था। ठीक है, नेक्स्ट में अब हम लोग देखेंगे जल्दी से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन, कि प्रोटॉन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जैसे अभी इलेक्ट्रॉन का हमने कैरेक्टरिस्टिक देखा था, ठीक है, तो उसी तरह से प्रोटॉन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन। अब मैं लाल पेन से लिखूंगा। जब हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसमें देखते हैं कि ये करके क्या होगा, ये करके क्या होगा, ये करके क्या होगा। अभी स्कूल में हम लोग को क्या पढ़ाया जाता है, जो रटा रटा चीज है जो हो गया उसी को रिपीट करने बोलते हैं, तो इसलिए हम लोग का दिमाग उतना ज्यादा नहीं खुलता है। इंडिया में उतने ज्यादा साइंटिस्ट क्यों नहीं बनते, क्योंकि आप वही चीज पढ़ा रहे हैं। समझ रहे हैं बात, कि तुम 2+2 करो तो 4 होगा, तो वो वही करके वहीं तक रुक जा रहे हैं, जो किया हुआ चीज है उसी को रिपीट कर रहे हैं बार बार। तो उससे कुछ नया दिमाग नहीं खुलेगा ना, जब तक आप कुछ इनोवेशन नहीं लाओगे, यदि कुछ नया चीज नहीं सिखाओगे तो कैसे होगा चीज। ठीक है, तो पहले का एजुकेशन सिस्टम में लोग सीखते थे, नया नया चीज इन्वेंट करते थे, पाई का खोज कर दिए, जीरो दे दिया, जब जीरो दिया मेरे भारत में, सुने होंगे मनोज कुमार का गाना था, तो जीरो दिया मेरे भारत ने। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, फिर कुछ नहीं मिलने लगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेज लोग अपना वही सिस्टम दे दिए, इतना पढ़ो, जो इसको अच्छा रटेगा वो सबसे टॉप होगा। अभी भी वही हो रहा है। समझ रहे सर? तो इसलिए अभी क्या पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। ठीक है, पहला है
A proton is a positively charged particle. Positively charged particle. ठीक है, which constitute एनोड रे. ठीक है, जो क्या करता है, एनोड रे का फॉर्मेशन करता है. एनोड रे विच कंस्टिट्यूट एनोड रे. अब इसमें एक कंडीशन और है, प्रोड्यूस्ड एनोड रे प्रोड्यूस्ड व्हेन हाइड्रोजन. ठीक है, व्हेन हाइड्रोजन, सबको प्रोटॉन नहीं बोल रहे हैं ना बॉस, हाइड्रोजन जब सिर्फ यूज किए ना, व्हेन हाइड्रोजन इज टेकन, व्हेन हाइड्रोजन इज टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब, इन द डिस्चार्ज ट्यूब. ठीक है, मतलब हम सबको प्रोटॉन नहीं बोल रहे हैं, हम बहुत सारा गैस डाले डिस्चार्ज ट्यूब में, क्लोरीन डाल के देख लिए, ठीक है, फिर फ्लोरीन डाल के देख लिए, इस तरह से ऑक्सीजन डाल के देख लिए, लेकिन जब हाइड्रोजन यूज किए तब जो हमको एनोड रे मिल रहा है या फिर जो पार्टिकल मिल रहा है, सिर्फ उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोटॉन बोल रहे हैं. ठीक है, ये ऑक्सीजन डाले तो जो मिला हम उसको प्रोटॉन नहीं बोलेंगे. जब हाइड्रोजन डाल के जो पार्टिकल मिल रहा है ना, जो रे मिल रहा है, उसका जो पार्टिकल होगा उसको हम बोलेंगे प्रोटॉन. सबके केस में नहीं बोलेंगे, तो इसलिए इसमें ये लिख दिया. लेकिन जब हम लोग कैथोड रे का पढ़ रहे थे या इलेक्ट्रॉन का पढ़ रहे थे, यही सेम डेफिनेशन था, उसमें ये हाइड्रोजन गैस मेंशन नहीं किए थे. कोई भी गैस ले रहे हैं ना, कोई भी गैस ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या है, वहां पे हमको इलेक्ट्रॉन मिल रहा था, लेकिन हाइड्रोजन ही लेंगे तभी हमको प्रोटॉन मिलेगा, ये बात बता दिया गया. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के केस में E/M रेशियो बहुत ज्यादा आ रहा था. ठीक है, हाइड्रोजन के केस में. चलो, दूसरा है चार्ज ऑन प्रोटॉन, कि भाई प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है. सेम चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन में चार्ज है वही चार्ज है, लेकिन प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है. ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. अभी बताया था कूलम की स्मॉल में C से लिखेंगे, पूरा लिख रहे हैं तो स्मॉल में लिखेंगे. स्मॉल में लिखने से क्या होगा कि ये यूनिट होगा. यदि मैं कैपिटल में लिख रहा हूं तो कैपिटल में वो साइंटिस्ट का नाम हो जाएगा. ठीक है, और स्मॉल में लिखूंगा तो यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा. और यदि यूनिट को हमको सिंगल में दिखाना है तो कैपिटल C लिख देंगे. कैपिटल C लिखेंगे तब हमको पता चलेगा कि ये यूनिट लिखा हुआ. ठीक है, स्मॉल c लिखेंगे तो ये यूनिट नहीं डिनोट होगा. ये सब थोड़ा मतलब बेसिक, बहुत बेसिक चीज है, मतलब लोग इस पे ध्यान भी नहीं देते, इतना बेसिक, लेकिन कभी कभी इंपॉर्टेंट है चीजों को जानना. जैसे लोग ट्यूशन का स्पेलिंग TUTION लिख देते हैं, ट्यूशन, ये एक्चुअल स्पेलिंग नहीं होता है. ट्यूशन TUITION होता है ट्यूशन. ठीक है, जहां पे भी बोर्ड देखोगे ये लिखा रहता है, तो ये सही स्पेलिंग नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत छोटा चीज है ना, कोई ध्यान ही नहीं देता. ठीक है, चलो, तो चार्ज हो गया. तीसरा प्रॉपर्टी है मास ऑफ प्रोटॉन. मास ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी मास ऑफ प्रोटॉन. प्रोटॉन का मास क्या है, तो इसमें देखो हाइड्रोजन का ही मास को ना प्रोटॉन का मास बोल देते. देखो क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट था जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता. ये फैक्ट है, हाइड्रोजन इज एलिमेंट जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है. ठीक है, हाइड्रोजन के पास क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है. ये बात याद रखें, कहीं साइड में लिख ले कि हाइड्रोजन डू नॉट कंटेन न्यूट्रॉन. ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास क्या होता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है. अब हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिए, तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिए. और अभी हम लोग पिछला क्लास में देखे थे, मतलब पिछला थोड़ा स्लाइड्स में देखे थे, क्या देखे थे कि इलेक्ट्रॉन का कुछ वेट ही नहीं है. इलेक्ट्रॉन का जो मास है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसका हाइड्रोजन के सामने कुछ औकात नहीं है. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का मास आ रहा है 1837, मतलब 1837 टाइम्स ज्यादा है हाइड्रोजन का मास इलेक्ट्रॉन से. तो इलेक्ट्रॉन का मास को नेग्लिजिबल मान लिए. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास कुछ कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ हाइड्रोजन को सेम माने हैं. ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ हाइड्रोजन को सेम माने हैं. तो मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे देखो, जैसे मास ऑफ हाइड्रोजन लिख रहे थे, मास ऑफ हाइड्रोजन होता था 1.008 AMU. ठीक है, तो यदि मास ऑफ प्रोटॉन लिख रहे हैं तो ये भी क्या है, 1.0073. तो मोर और लेस सेम है ना. ठीक है, मोर और लेस क्या है, सेम है, दोनों सेम है, इसलिए इसको भी वही कंसिडर कर रहे हैं. इसको मास में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.673 इंटू 10⁻27 kg. ये मास है किसका, प्रोटॉन का. प्रोटॉन का मास और हाइड्रोजन का मास को हम लगभग सेम मान रहे हैं. क्यों सेम मान रहे बता दिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कोई
वैल्यू नहीं है मास का। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो भी मास में क्या चेंज आ रहा है, देख रहे हो, ये 3 बढ़ जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, मैथ्स में पढ़ेंगे होगे, ठीक है। तो ये मास ऑफ हाइड्रोजन हो गया। इसके बाद मतलब मास ऑफ प्रोटॉन पता चल गया। इसके बाद फिर यही चीज जो पहले पढ़े थे कि मास ऑफ प्रोटॉन रिलेटिव टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यदि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, वो पहले भी करके देखे कि मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन, इसको डिवाइड कर दे रहे हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो कितना आ रहा है 1.673 इंटू 10⁻⁻24 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻⁻28, ठीक है, दोनों ग्राम में कर दिए तो इसका वैल्यू 1837 आता है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि प्रोटॉन ज्यादा भारी है इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स, ठीक है। फिर E/M रेशियो भी बता दिए, E/M रेशियो कितना होगा प्रोटॉन के केस में, ठीक है, प्रोटॉन के केस में E/M रेशियो कितना हो रहा है 9.579 इंटू 10⁻⁴ कूलम पर ग्राम, ठीक है, ये चीज है। चलो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन, ठीक। यहां तक किसी को कोई डाउट है अभी तक जो भी बताया इसमें, किसी को भी कोई डाउट है, कोई भी सर को कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। सुमित सर, शिवम सर, अजय सर, कुछ भी किसी को भी कोई डाउट है तो आप बताइए, जिनका नाम मैं देख पा रहा हूँ बोल रहा हूँ। सैल सर, किसी को भी कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। अभी तक जो भी क्लास हुआ, अभी तक जो भी चीज बताया उसमें यदि कुछ डाउट है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। सो गए क्या सब लोग? तो देखिए हम लोग एटम के बारे में पढ़े, ठीक है, एटम के बारे में हम लोग पढ़ लिए, और उसके बाद क्या हुआ ना, एटम के बारे में हम लोग पढ़ लिए। फिर हम लोग देखे कि डाल्टन बोल रहे थे एटम को डिवाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन एटम डिवाइड हो गया। एटम डिवाइड होके क्या बन गया, कोई, हाँ, एटम डिवाइड होके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बन गया, ठीक है। तो अभी न्यूट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ है सर, ठीक है, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ है। तो क्या बोल रहे हैं ना कि एटम क्या होता है, एज ए होल न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है, एज ए होल न्यूट्रल होता है। मतलब न्यूट्रल और चार्ज मतलब आप लोग समझेंगे आगे के क्लासेस में। बेसिकली क्या होता है ना कि बचपन में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, पेपर को फाड़ के कॉम को ऐसे बाल में ऐसे रब करते थे और पेपर में ऐसे लगाते थे, तो पेपर अपने आप क्या होता था, चिपकता था उसमें। क्यों चिपकता था, क्योंकि जो आपका कॉम है वो, उसको आप जब स्ट्राइक कर मतलब एयर पे रब कर दिए ना, बता दिया तो सुनील सर बताया तो E/M रेशियो हाई होना जरूरी क्यों है, मतलब वो एक बस क्रिटेरिया सेट कर दिए थे कि ये इसका सबसे ज्यादा E/M रेशियो आ रहा तो वो हाइड्रोजन, मतलब उसी को प्रोटॉन मान लिए। होना जरूरी ऐसा कुछ नहीं है, जो सबसे ज्यादा था उसी को बेसिक मान लिए, समझ रहे बात। कुछ ऐसा बात नहीं था कि इसी को बोलेंगे, बट वो लोग साइंटिस्ट थे, वो बोल दिया, हम उसको पढ़ रहे हैं, समझ गए बात। चलिए, तो क्या बता रहा था कि चार्ज पार्टिकल, तो कॉम को मतलब कंघी जो है, कंघी को बाल पे ऐसे घसते हैं और पेपर पे सटाते हैं तो पेपर चिपक जाता है उसमें, ठीक। क्यों, क्योंकि कंघी आपका चार्ज हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब बोला जाता है कि जो एटम्स होते हैं ना, एटम्स क्या एज ए होल न्यूट्रल है। मतलब अब किसी भी चीज को यदि हम न्यूट्रल बता रहे हैं ना, कोई भी चीज को न्यूट्रल बता रहे हैं, तो मतलब उसके पास जितना पॉजिटिव है, जितना पॉजिटिव पार्टिकल है उतना ही उसके पास नेगेटिव पार्टिकल भी होगा, ठीक है। जितना पॉजिटिव पार्टिकल है उतना ही उसके पास नेगेटिव पार्टिकल होगा, तभी भी कोई भी चीज न्यूट्रल होगा। जैसे जब क्रिकेट का मैच चलता है तो जो कमेंटेटर्स रहते हैं, जो कमेंट्री करते हैं, ठीक है, वो न्यूट्रल रहते हैं। वो जीतने पे भी उनको उतनी खुशी हो रही है, हारने पर भी उनको उतनी खुशी हो रही है, मतलब वो अनबियास्ड है। किसी एक टीम के बारे में वो ज्यादा नहीं कर रहे हैं और किसी दूसरे टीम के बारे में वो कम नहीं बोल रहे हैं, समझ रहे बात। तो वो न्यूट्रल है, ठीक है। न्यूट्रल मतलब जितना आपके अंदर पॉजिटिव है उतना आपके अंदर नेगेटिव है, तभी भी चीजें न्यूट्रल होती है। तो इसी तरह से एटम को क्या माना जाता था कि एटम क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। एटम क्या है, न्यूट्रल है। तो एटम, अब हम लोग को पता चल चुका है कि एटम के अंदर क्या है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। तो जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है तो, और उसके बाद भी यदि एटम न्यूट्रल है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद एटम क्या है, न्यूट्रल है, तो मतलब जितना प्रोटॉन होगा उतना न्यूट्रॉन होगा। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, बात समझ में आ रही है कि एटम न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल क्यों होता है, क्यों, कैसे न्यूट्रल होगा। अब हमारे पास पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव होगा तभी न्यूट्रल होगा। यदि पॉजिटिव का नंबर बढ़ जाएगा तो एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा,
यदि नेगेटिव का नंबर बढ़ जाएगा तो एटम नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसी चीज को बताने के लिए ना सब लोग अपना एटॉमिक मॉडल देने लगे कि चलो यार, जब डाल्टन बोल रहे थे ना उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कोई कंसेप्ट नहीं था तो सब चुप थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कंसेप्ट आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कंसेप्ट आ गया तो अब ये बताना जरूरी था कि एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहते कैसे हैं। ठीक है, मान लो एटम की बात कर रहे हैं, डाल्टन तो बोले एटम को कोई तोड़ ही नहीं पाएगा, तो 100 साल तक किसी के अंदर ये गया ही नहीं कि अब एटम को कोई तोड़ भी सकता है। तो जब एटम टूट गया तब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आ गया, तो जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई तो सबको लगने लगा यार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो एटम न्यूट्रल कैसे है, मतलब अरेंजमेंट कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होंगे एटम के अंदर में। बात समझ में आ रही है? तो ये बात बताने के लिए सारे साइंटिस्ट लोग अपना क्या करने लगे, दिमाग दौड़ाना चालू किए। दिमाग दौड़ाते दौड़ाते अपना एटॉमिक मॉडल देना चालू किया। एटॉमिक मॉडल बेसिकली कुछ नहीं है, उसमें बताया गया है कि एटम्स के अंदर, मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अरेंज कैसे हैं। ठीक है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे अरेंज है, तो ये चीज बताया गया है। ठीक है, किसमें बताया? एटॉमिक मॉडल्स में। जैसे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है आपके पास, ठीक है, जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, ये सब यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, फिर नील बोर्स एटॉमिक मॉडल है, तो ये सब हम लोग क्या करेंगे अगले क्लास में हम लोग इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम एक मॉडल पढ़ेंगे, एक मॉडल पढ़ेंगे जिसका नाम है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। बात समझ में आ रही है? एटॉमिक मॉडल क्यों पढ़ते हैं, सबको क्लियर है सर? एटॉमिक मॉडल क्यों पढ़ते हैं, क्लियर है बात? एटॉमिक मॉडल क्यों पढ़ते हैं, सबको बात क्लियर है? एटॉमिक मॉडल, ठीक है। क्लासेस रिकॉर्ड हो रही है जब मैं पढ़ता था क्लास रिकॉर्ड नहीं होती थी, तो टीचर पढ़ा के कुछ भी जाते थे, बाद में आके पूछते थे मैं ये पढ़ाया हूँ, बोले थे तो नो सर नहीं पढ़ाया। तो टीचर भी गुस्सा हो जाते थे, मैं इतना पढ़ा के जाता हूँ सिलेबस खत्म क्यों नहीं हो रहा है। बच्चों के पास प्रूफ ही नहीं रहता था, तब वो नोट्स लिखवाना चालू कर दिया, नोट्स लिखो। तो प्रूफ रहता था जो नोट्स लिखे हैं इतना मैं पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, ठीक है, तो एटॉमिक मॉडल के बारे में बोलिए। हाँ, एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल, हाँ, एटॉम के अंदर कैसे अरेंज है। ठीक है, हाँ हाँ सिलेबस में है, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी है, वो आगे होगा। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, अभी टाइम नहीं आया ना न्यूट्रॉन का डिस्कवरी का, मतलब मैं एक टाइम फ्रेम लेके चल रहा हूँ। ठीक है, जैसे 1909 के बाद क्या हुआ, उसके बाद 100 साल तक कुछ नहीं हुआ, 100 साल तक उसी में सब घूमते रहे कि एटम को कोई तोड़ नहीं सकता है, धीरे धीरे तोड़ दिए। ठीक है, उसके बाद फिर एटम टूटा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बाद सब पगला गए कि कैसे अरेंज है, तो उसका अरेंजमेंट बताना चालू कर दिए। ठीक है, तो अरेंजमेंट बताने में एटॉमिक मॉडल दे दिए, तो एटॉमिक मॉडल देने के बाद जब रदरफोर्ड अपना एटॉमिक मॉडल दे दिया, उसके बाद फिर जाके न्यूट्रॉन का भी डिस्कवरी हो गया, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल था ना, उसको एटॉम का मतलब न्यूट्रलिटी से कोई लेना देना नहीं था। न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज ही नहीं है, 10 न्यूट्रॉन डाल दो तो भी कोई चार्ज नहीं है वहां पे, समझ रहे बात? तो इसलिए न्यूट्रॉन का डिस्कवरी लेट से हुआ, जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया। तो जे थॉमसन को क्रेडिट मिला इलेक्ट्रॉन का, ई गोल्डस्टीन को क्रेडिट मिला प्रोटॉन का, और जेम्स चैडविक को क्रेडिट मिला न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी थोड़ी अलग तरीके से हुई थी, उस चीज को समझने के लिए पहले रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आपको समझना होगा। यदि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आप समझ लिए तो आपको न्यूट्रॉन की डिस्कवरी समझने में थोड़ी आसानी होगी, और वो 2 मिनट की कहानी है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। बात समझ में आ रही है? तो ठीक है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, उसके बाद क्लास छोड़ूंगा। ठीक है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, तो सबसे पहले बता दिए कि एटम क्या होता है। एटम एज ए होल न्यूट्रल होता है। ठीक है, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, न्यूट्रल होने का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है,
इसके बाद बोले नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एटॉमिक मॉडल क्यों दे रहे हैं? तो हाउ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर अरेंज्ड इनसाइड एन एटम। atomic models are studied, atomic models are given to explain how positive and negative charged particles resides inside atom। बात क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसके बाद थॉमसन एटॉमिक मॉडल बताता हूँ, नोट डाउन कर लेते, क्योंकि हमको लगता है कि कहीं कर्मा मेरे साथ रिपीट ना हो जाए। बोलेंगे कि जब तुम नहीं बताते थे, मतलब टीचर को तुम झूठ बोल रहे थे, तो तुम्हारे भी स्टूडेंट तुमको झूठ बोल देंगे। जाओ। समझ में आ गई? सुमित सर आपका इमोजी आया ही नहीं यहाँ तक, ये फोन में लगता अपडेट नहीं है, वो दिखा ही नहीं रहा, क्या बॉक्स बन गया है सिर्फ, उसको अपडेट करना होगा। ठीक है, इसको नोट कर लिया आप लोग, आई होप दैट यू ऑल हैव नोटेड डाउन दिस। ठीक है, सो नेक्स्ट है कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन क्या बोले, इसके बाद शायद आप लोगों की फिजिक्स की क्लास होगी शायद। ठीक है ठीक है, चलो तो देखो थॉमसन एटॉमिक मॉडल में थॉमसन क्या बोले ना कि देखो एटम कुछ नहीं है, एटम क्या है, एटम एक तरबूज के जैसा है। थॉमसन क्या बोले, एटम एक तरबूज के जैसा है। ठीक है, इसलिए इनका मॉडल को क्या बोले, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं या प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। इनको लगने लगा ना इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी करके कि हम ही हैं भगवान, तो कुछ भी बोलने लगे। ठीक है, कि बोले ये मान लो तरबूज है और इसका जो ब्लैक सीड है ना, जो ब्लैक वाला सीड है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये सब जो ब्लैक ब्लैक सीड है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और जो रेड वाला पल्प है ना, वो क्या है, प्रोटॉन है। रेड वाला जो पल्प है वो क्या है, प्रोटॉन है। ये सब जो रहता है ना, वो ये सब क्या है, ये सब प्रोटॉन है। ठीक है, तो ये क्या बोल दिए, बेसिकली बोल दिए कि प्रोटॉन, तो रेड पल्प तो फिक्स रहता है, तरबूज खाते हैं तो बीज निकाल के फेंक देते हैं ना, तो उसी तरह ये बोला कि तो प्रोटॉन को काउंट कहाँ कर पा रहे हैं सर, आप तो ऐसे बोल दिए कि प्रोटॉन तो ये रेड वाला चीज प्रोटॉन है और ये ब्लैक वाला इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि हम काउंट कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। ठीक है, 13 इलेक्ट्रॉन हम गिन लिए, लेकिन प्रोटॉन को कहीं नहीं काउंट कर पा रहे, तो बोल रहा कि सुनिए वो सब काउंट करने का जरूरत नहीं है, प्रोटॉन को काउंट मत कीजिए, लेकिन जितना रेड वाला का नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज मतलब समझते हैं ना, टोटल चार्ज होगा जितना, जैसे आपके पर्स में कितना पैसा है, 10 रुपया सिक्का होगा, 10 20 का नोट हो सकता है, 100 का नोट, 1000 का नोट, 2000 का नोट, इस तरह से होगा, तो नेट पैसा पर्स में आपका कितना है, तो जोड़ के बता देंगे 1 करोड़ है। ठीक है, जोड़ के बता दिए 1 करोड़। तो मान लो इसमें 13 नेगेटिव है ना, 13 नेगेटिव काउंट हो पा रहा है, 13 नेगेटिव 13 नेगेटिव चार्ज काउंट कर पा रहे हैं, तो वो बोला कि पॉजिटिव कितना होगा, तो ये रेड वाला का टोटल यदि हम काउंट करेंगे तो वो भी पॉजिटिव के बराबर होगा। कैसे काउंट होगा, क्या काउंट होगा, इसका कुछ बात बोले नहीं, सीधा बोल दिया कि 13 नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन और 14 ये सब पूरा इसका टोटल हम जोड़ेंगे तो वो होगा, ये बोल के चुप होगा। तो डाल्टन का एटॉमिक मॉडल यही था। बात समझ में आ रही है? वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, प्लम पुडिंग। प्लम पुडिंग क्या होता है, क्रिसमस में केक वेक यूज करते हैं, उसमें छोटा छोटा मतलब कि काजू किशमिश ये सब फ्रूट लगा हुआ रहता है। यदि क्रिसमस केक देखे होंगे ना, फ्रूट केक मिलता है बाजार में, उसमें टूटी फ्रूटी लगा देते हैं, ऐसा रेड रेड ग्रीन ये सब दिखता होगा, तो उसी को बोल रहे हैं प्लम पुडिंग। ठीक है, और ये है आपका नॉर्मल चीज, मतलब थॉमसन मॉडल में ये है। ठीक है, तो कल नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट होगा ना, यही बोले, फिर इसका मेरिट डिमेरिट भी है, तो नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट होगा आपका
उस क्लास में यहाँ से स्टार्ट होगा चीज, मतलब थॉमसन मॉडल फिर से वहां बताएंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। ठीक है, थैंक यू, आप लोग इतना पेशेंसली मतलब सुने क्लास को, तो थैंक यू वेरी मच। एंड ठीक है फिर, जय हिंद और जय हिंद की सेना। चलो, थैंक यू।